अध्याय 31 मुझे आपका यिनसार चाहिए। एल्डर लैन के कमरे के अंदर, जो भूख मजबूत और औषधियों की गंध से भरा हुआ था, सुयान गहन भाव के साथ प्रवेश द्वार पर खड़ा था। तुम्हें पता था कि मैं आज पासफे आ गया, फिर भी तुमने यहाँ आने का निर्णय लिया। तुम इतनी जल्दी क्या चाहते हो? एल्डर लैन ने सख्त आवाज में की, मानो वह सुयान को उसकी स्थिति याद दिलाने की कोशिश कर रही हो। सुयान ने अपनी शांत अभिव्यक्ति बनाए रखी और उन्होंने कहा, मैं सीधे मुद्दे पर आता हूँ एल्डर लैन, मुझे आपका यिनसार चाहिए। एल्डर लैन ने पहले तो शांत भरी अभिव्यक्ति की, फिर खोई और अंत में शांत भरी अभिव्यक्ति की। तुम्हें मेरा क्या करना चाहिए? एल्डर लैन ने जोर से कहा। यिन क्यू के विपरीत, जो महिलाएं अपने अल्ट्रासाउंड के बाद भी आउट हो सकती हैं, यिनसार केवल उस क्षण के दौरान आउट हो सकती हैं जब महिला अपना कामर खोए आउट हो जाती है। सुयान ने बिना कुछ छिपाए कहा, मैं शुद्ध यांग फूल का उपभोग करने वाला हूं और मुझे बाद में एक दोस्त की जरूरत है। एल्डर लैन की शूटिंग और भी अधिक से अधिक बिखरी हुई हो। आप वास्तव में इसका सेवन करने की योजना बना रहे हैं? क्या आपको पता है कि शुद्ध यांग फूल किस प्रकार की दवा है? यदि आप इसका सेवन करेंगे तो केवल एक ही परिणाम होगा, एक घातक हिंसक। एल्डर लैन इस बात से अधिक क्रोधित था कि सुयांग शुद्ध यांग फूल का उपभोग करने के बारे में सोच रही थी, बजाय इसके कि वह उसकी इंसार मानती थी। मैंने ये पहले ही कहा है एल्डर लैन, मुझे देखो, क्या मैं किसी ऐसे व्यक्ति जैसा दिखता हूं जो शुद्ध यांग फूल प्राप्त करने के लिए इतना प्रयास करने के बाद खुद को मार डालेगा? सुयांग धीरे धीरे दारा एल्डर लैन के पास, उनकी आह से एक अलौकिक अनुभूति हो रही थी। जब एल्डर लैन को सुयांग की उपस्थिति का एहसास हुआ तो उसे ऐसा लगा जैसे वह एक गहन इकाई के सामने खड़ी है जिसके हाथों में पूरी दुनिया है। मैं एक संप्रदाय का बुजुर्ग हूं और आप एक बाहरी दरबार के शिष्य हैं। क्या आपको कोई फर्क पड़ता है कि अगर हम एक साथ खेती करेंगे तो क्या होगा? इस संप्रदाय का कोई हिस्सा नहीं होगा। अगर इनके बारे में पता नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। यह इस तरह का काम नहीं करता है। वैसे भी मैं मना करता हूँ। अपनी समस्या का उल्लंघन मत करो शिष्य सुयांग। मैं केवल अपने दर्द के इलाज के लिए आपसे संपर्क कर रहा हूँ। ऐसा नहीं है कि मेरे मन में आपके भावना के लिए कोई नहीं है। एक बार इलाज खत्म हो जाए, आदर्श ही हमारा रिश्ता है। एल्डर लैन ने उनके साथ गंभीर व्यवहार किया। दिन के अंत में वह एक संप्रदाय के बुजुर्ग थे और वह केवल बाहरी दरबार के शिष्य थे। एल्डर लैन का अभी भी एक शुद्ध संप्रदाय होने का उल्लेख नहीं किया गया था। उसने स्वयं को शुद्ध बनाए रखने के लिए इतना प्रयास नहीं किया, केवल ये कि वह इसे किसी बाहरी दरबार के शिष्यों से खो दे जिससे वह अभी भी मिल सके। सुयांग ने अपनी आंखों में सजावट के लिए अपनी आंखें बंद कर लीं और आह भरी। अफसोस की बात है, वह बुदबुदाया, मैं आपको परेशान करने के लिए यहाँ आने के लिए माफ़ी मांगता हूँ एल्डर लैन। आप सही हैं, स्थिति के बीच का अंतर बहुत बड़ा है। हम ऐसे व्यवहार कर सकते हैं जैसे कि यह बातचीत कभी हुई ही नहीं। मैं सबसे पहले आपके पास आया क्योंकि मुझे लगा कि मेरी यांग एसेंस आपकी खेती के लिए कुछ उपयोगी हो सकती है। सुयांग घूमने और चलने के लिए तैयार हो गई। इंतजार। एल्डर लैन ने झूलाहट के पास अचानक से उसे रोक दिया। तुम्हारा इसका क्या मतलब है? शुद्ध यांग फूल स्पष्ट रूप से मेरी यांग क्यूई को कई गुना बढ़ा देगा, मेरे यांग सार के लिए और भी अधिक। मैं आपसे आशा करता हूं कि आप पवित्र आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर तक पहुंचें। सुयांग ने अपना वास्तविक उद्देश्य बताया और उन्होंने जारी किया, आप सफलता पाने के करीब हैं, नहीं? उसके शब्दों को सुनकर एल्डर लैन की आंखें फटी रह गईं और वह अवाक भाव से उसकी ओर देखने लगी। जहां तक मेरे आपके साथ क्रिएटिव की बात है, मुझे इसमें देरी करनी होगी क्योंकि मैं अगले कुछ दिनों तक बंद खेती में शामिल हो गया हूं। सुयांग ने दरवाजे की ओर यात्रा जारी रखी। इंतजार। एल्डर लैन ने उसे फिर से लिखा, भले ही शुद्ध यांग फूल आपके यांग सार की गुणवत्ता को कई गुना बढ़ा देता है, आप केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में हैं। यांग सार की इतनी कम मात्रा मेरे जैसे किसी व्यक्ति को लाभ नहीं पहुंचेगा जो दिव्य आत्मा क्षेत्र में है, न कि यहाँ तक कि थोड़ा सा भी। सुयांग ने अपनी टिप्पणी में केवल बेंचलेनी दी। उसने उसे यह नहीं बताया कि वह 7 आकाशीय उदात्त धर्मग्रंथों में से एक का अभ्यास कर रहा था, क्योंकि यह बहुत सारी अनोखी प्रश्नोत्तरी और अनोखी बातें निकलीं। कमरे से बाहर प्रस्थान से पहले सुयांग ने एल्डर लैन से कहा, एल्डर लैन, अगर आपको कोई दिलचस्पी नहीं है तो मैं आज के लिए आपके शिष्यों को उधार लूंगा। उनकी बातें सुनकर एल्डर लैन का जबड़ा खुलकर रह गया। मुझे मत बताओ कि तुम क्या योजना बना रहे हो। मेरे पास और क्या विकल्प हैं? सुयांग ने कंधे उचकाए। जब एल्डर लैन ने सुयांग को अपने कमरे से देखा तो वह अपने मूड में डूबी हुई लग रही थी। जब सुयांग पहली मंजिल पर लौटी तो वहां मौजूद लड़कियों ने तुरंत उसे गौर से देखा। वह भेड़ियों के झुंड की तरह लग रही थी। अहम। सुयांग ने जोर से अपना गला साफ किया, ऐसा था मानो वह ध्यान आकर्षित करने की चाहत रखता हो। स्वर से। जैसे ही वह नीचे चला गया, यह उसे पहले ही मिल गया। वैसे ये थोड़ा सा असाधारण हो सकता है। मैं चाहता हूँ। इंतजार। जैसे ही सुयांग ने अपने साथ रहने का वादा किया था, उसके ऊपर से एल्डर लैन की आवाज़ जोर से गूंजी, सुयांग, यहाँ वापस आओ। हमारी बातचीत अभी खत्म नहीं हुई है।
सु यान की आवाज़ सुनी गई, उसका मुंह समुद्र तट पर खड़ा हो गया। उन्होंने एक क्षण बाद मुस्कुराया और कहा, आइए इसे किसी और समय के लिए बचा कर रखें। वहाँ की लड़कियां निश्चित व्यवहार से यहाँ देखें। आखिरकार वह क्या चाहता था? सु यान घूमा और दूसरी बार ऊपर की ओर जाने लगा। अध्याय 32 आप कैसे जिम्मेदार बनेंगे? एल्डरलैन ने सु यान को देखा, जो एक अजीब अभिव्यक्ति के साथ था, एक नीत अभिव्यक्ति के साथ वहां स्थिर थी। उसकी अभिन्नता अनिश्चितता और अनिश्चितता से भरी थी। अगर उसे अपने जीवन की कसम खानी पड़े कि उसके मन में सु यान के लिए कोई भावना नहीं है, तो वह अपने मुंह से इतनी दुश्मनी नहीं रखती। हालांकि एल्डरलैन के पास अपनी भावनाओं को मिलाने का समय नहीं था। उनके अनुयायियों में कूदना तो दूर की बात थी, क्योंकि संप्रदाय और शिष्यों के रूप में उनकी स्थिति अलग अलग थी। एक पल के बाद एल्डरलैन ने एक लान को भारी बना दिया। आप इसके बजाय एक मुख्य शिष्य क्यों नहीं बन सकते? इससे जुड़ी चीजें कम जटिल हो जाती हैं। उसने बिना जाने अपने दिल के अंदर जो महसूस किया वह बुदबुदाया। मुख्य शिष्य, सु यान ने येन बुदबुदाहट पर नन्हें से दें। जबकि मूल शिष्य भी शिष्य हैं, उनके साथ आचरण नहीं किया जाता। दरअसल उनके नज़दीकी संप्रदाय के अंदर संप्रदाय के बुजुर्गों से भी अधिक अधिकार हैं। संप्रदाय के अधिकांशतः वे ही बुजुर्ग हैं जो इन कोर्ट के शिष्य बने, लेकिन उनके निकटतम प्रमुख शिष्यों को कोई मौका नहीं मिला। इस संप्रदाय के लिए अपने सहयोगी को तोड़ने का एक तरीका था, क्योंकि इन कोर्ट के शिष्य अभी भी सहायक व्यक्ति हैं, भले ही उन्हें मुख्य शिष्य बनाना हो या नहीं। अगर मैं एक मुख्य शिष्य बन जाऊं, तो क्या आपकी इससे शर्म मिट जाएगी, जो मेरे साथ एक मुख्य बाहरी दरबार के शिष्य के रूप में विकसित हो रही होगी? सु यान ने गंभीर स्वर में पूछा। जब उन्होंने एक मुख्य शिष्य बनने का जिक्र किया तो एल्डरलैन ने उनकी आंखों में आत्मविश्वास देखा और उसने ठंडे स्वर में कहा, क्या तुम्हें पता है कि एक मुख्य शिष्य बनने के लिए क्या करना पड़ता है? वे सभी जन्म से ही स्वर्ग द्वारा चुने गए विलक्षण प्रतिभाएं हैं। ऐसा कुछ नहीं है जिस तरह से आप उनसे प्रतिस्पर्धा कर सकते हैं। आप इतने निश्चित कैसे हैं? आइए एक उदाहरण के रूप में इस समय के प्रमुख शिष्यों में से एक फैंग जेलिन का उपयोग करें। आपकी उम्र में, जबकि आप केवल प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में हैं, वह पहले से ही सच्चे आत्मा क्षेत्र में संप्रदाय के बुजुर्गों के स्तर पर थी। बताएं मैं, सु यांग, आप उस तरह की राक्षसी प्रतिभा का मुकाबला कैसे कर सकते हैं? सु यांग उसके उदाहरण पर मुस्कुराया और उसने आत्मविश्वास से भरे स्पष्ट स्वर में कहा, यह केवल सच्चा आत्मा क्षेत्र है, इसमें कुछ खास नहीं है। शुद्ध यांग फूल का सेवन करने के बाद मैं 1 महीने में वहां पहुंच जाऊंगा। केवल सच्चा आत्मा क्षेत्र। 1 महीने में सच्चे आत्मा के दायरे को प्राप्त करने के उनके अहंकारी बयान को नज़रअंदाज करते हुए एल्डरलैन ने इस बात पर नाराजगी जताई कि सु यांग ने कितनी आसानी से सच्चे आत्मा के दायरे को ले लिया, क्योंकि वह खुद भी केवल सच्चे आत्मा के दायरे में थी। क्या मजाक है? आपने गहन आत्मा क्षेत्र में संघर्ष भी नहीं देखा है, फिर भी आप सच्चे आत्मा क्षेत्र के साथ ऐसा व्यवहार कर रहे हैं जैसे कि यह आपकी नज़र में कुछ भी नहीं है। आप अपना अहंकार और आत्मविश्वास कहाँ से लाते हैं? एल्डरलैन के लिए उसकी विवेकशीलता पर सवाल उठाना स्वाभाविक था, क्योंकि वह सु यांग के पिछले जीवन के अनुभव से अनजान थी। एल्डरलैन की टिप्पणियों के जवाब में सु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, सिर्फ यहाँ खड़े होकर ऐसी बकवास करने की बजाय जो हमें कहीं नहीं ले जाएगी, मैं खेती करने के बाद आपको कैसे दिखाऊं? अगर मैं 1 महीने के भीतर सच्चे आत्मा के दायरे तक नहीं पहुंच पाता हूं, शुद्ध यांग फूल का उपभोग करो, मैं वहां अपना खजाना काटकर सुअरों को खिला दूंगा। सु यांग के अहंकार और अविचल आत्मविश्वास पर एल्डरलैन अवाक रह गए। हालांकि उसे उसका व्यवहार कुछ हद तक आकर्षक भी लगा। इस दुनिया में जहां ताकतवरों ने कमजोरों पर शासन किया, जिन लोगों को अपनी क्षमताओं पर भरोसा नहीं है, वे कभी भी कुछ भी बड़ा हासिल नहीं कर पाएंगे, चाहे उनकी प्रतिभा कितनी भी गहरी क्यों ना हो। जहां तक इस प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय की बात है, जहां महिला शिष्याएं सक्रिय रूप से साधना के लिए साझेदारों की तलाश करती हैं, सु यांग की गहन उपस्थिति, करिश्मा और उन्हें संतुष्ट करने की क्षमता स्वाभाविक रूप से उन्हें मांसाहारियों के झुंड के बीच में मुर्गी की तरह आकर्षित करेगी। यहाँ तक कि एल्डरलैन भी अलग नहीं थी। एक महिला के रूप में, चाहे उसकी स्थिति कुछ भी हो, सु यांग के करिश्मे ने उसे भी मोहित कर लिया। कई अन्य जटिल भावनाओं के साथ साथ निराश और पराजित महसूस करते हुए एल्डरलैन ने कुछ देर बाद आह भरी। ऐ सु यांग, तुम सच में बहुत मुश्किल हो, है ना? उसने अपना सिर हिलाया और थकी हुई लग रही थी। सु यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं इस समय खुद को काफी सहज मानता हूँ। और उन्होंने जारी रखा, तो मेरे अनुरोध के बारे में। विषय का उल्लेख करते ही एल्डरलैन ने अपनी आंखें बंद कर लीं और फिर से आह भरी। जब उसने आंखें खोली तो उसके भीतर संकल्प झिलमिला उठा। तुम्हारे कारण मेरी कई वर्षों की मेहनत बर्बाद हो जाएगी, सु यांग। तुम मेरे यिनसार को तोड़ने के लिए कैसे जिम्मेदार होगे? सु यांग धीरे धीरे एक सौम्य मुस्कान के साथ उसके पास आई और बोली, जब तक मैं यहाँ हूँ, तुम्हें इस ब्रह्मांड की सबसे खुश महिला बनाकर। उनकी बात सुनकर एल्डरलैन का चेहरा लाल हो गया। उसने पहले कभी किसी को गले लगाने की इतनी प्रबल इच्छा महसूस नहीं की थी, विपरीत लिंग के किसी व्यक्ति की तो बात ही छोड़ दें। मैं अब शुद्ध यांग फूल खाऊंगा। अगर आप इस दौरान मेरी रक्षा कर सके तो मैं आभारी रहूंगा। आप इस समय क्या कह रहे हैं?
एल्डर लैन ने अचानक कहा, और उसने आगे कहा, मैं अपने शिष्यों को चेतावनी दूंगी कि वे किसी को भी हमें परेशान न करने दें। हम छोटी शुरुआत कर सकते हैं। 2 दिन काफ़ी अच्छे होने चाहिए। एल्डर लैन अवाक था। उसके बारे में भूल जाओ, एक शुद्ध ईसाई के पास द्वीपीय खेती में कोई अनुभव नहीं है, यहाँ तक कि उसके विशेषज्ञ भी पूरे दिन पालतू खेती में सक्षम नहीं हैं, फिर भी वह लगातार 2 दिनों तक खेती करना चाहता है, यहाँ तक कि यह छोटा भी है। मैं अभी वापस आ रही हूँ। एल्डर लैन ने कमरे से बाहर यात्रा पर जाने से पहले अजीब तरीकों से अपना ग्लास साफ किया। एल्डर लैन के चले जाने के बाद सू यांग कमल की स्थिति में बैठ गए। फिर उसने शुद्ध यांग के फूल को अपने हाथों में लेकर लाल पाउडर को देखा। उसके मुंह में जाने के बाद उसने जो भी कुछ किया उसके लिए वह खुद को तैयार कर रही थी। अध्याय 33 ड्रैगन का जागरण। मालिक, जब डाउन की लड़कियों ने एल्डर लैन की उपस्थिति का अवलोकन किया तो उन्होंने उनकी सराहना की। सू यांग कहाँ है? उन्होंने अचानक पूछा, जिससे एलेन लैन का ग्लास लगभग बंद हो गया। ओह, सू यांग वास्तव में बहुत गंभीर स्थिति में है। उसे कुछ ऐसा जहर दिया गया था जो उसे नहीं करना चाहिए था और वर्तमान में वह जीवित या मृत्यु की स्थिति में है। एल्डर लैन ने अपने जीवन में कभी भी यह आशा नहीं की थी कि वह अपने शिष्यों के सामने ऐसा प्रदर्शन करेगी ताकि वह गुप्त रूप से बाहरी दरबारियों के शिष्यों के साथ साधना कर सके। इसके बारे में उनके शरीर को ही शर्म से कंपने लगा। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? जब हमने उससे बात की तो वह बिल्कुल ठीक लग रही थी। क्या हम उसकी मदद के लिए कुछ कर सकते हैं? मालिक, तुम उसे ठीक करोगे। मैं ये जीवन नहीं जीना चाहता था कि मैं ऐसा करने वाला नहीं था। हालांकि उन्हें अपने शिष्यों से ऐसी ही मंदबुद्धि की उम्मीद थी, फिर भी वे उन्हें निःशब्द करने में सफल रहे। मैं स्वाभाविक रूप से उसे ठीक कर दूंगा, लेकिन इसमें कुछ समय लगेगा। इस बीच मुझे हर किसी को यह सुनिश्चित करना है कि अगले कुछ दिनों तक कोई भी हमें परेशान न करे जब तक मैं नीचे नहीं आ जाता। डर नहीं है कि कौन आता है, बारी उनके चारों ओर। सू यांग का जीवन यहाँ खतरे में है, एल्डर लैन ने हार्ड स्वर में कहा। उनकी अभिव्यक्ति में तीसरी गंभीर बात हो सकती थी। ये वास्तविकता थी कि वहाँ किसी को भी अपनी बातों पर संदेह नहीं हुआ। उन्होंने गंभीर भाव से सिर हिलाया। चिंता मत करो मास्टर, भले ही आसमान गिर जाए, हम ये सुनिश्चित करेंगे कि न तो आपको और न ही सू यांग को थोड़ी सी भी परेशानी होगी। उनके शिष्यों ने स्पष्ट स्वर में कहा। उनकी चमकीली आंखों में आश्वासन दिख रहा था। जबकि एल्डर लैन को अपने ही शिष्यों को धोखा देने के बारे में बुरा लग रहा था, वह इस तथ्य को उजागर करने के लिए तैयार नहीं थी कि वह वास्तव में सू यांग के साथ दोहरी साधना में शामिल होने जा रही थी, क्योंकि यह निश्चित रूप से एक घोटाला बन जाएगा। बहुत अच्छा, तो अब मैं चलता हूँ। एल्डर लैन घूमी और ऊपर की ओर चलने लगी। उसके हर कदम के साथ उसका दिल धड़क रहा था। इस समय वह जो चिंता महसूस कर रही थी वह उस पर हावी हो गई, जिससे उसे अत्यधिक पसीना आने लगा। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह कितनी परिपक्व दिखती थी या उसकी खेती का आधार क्या था। जब दोहरी खेती की बात आती थी तो वह सिर्फ एक छोटी लड़की थी। यह एक भोली भाली लड़की की तरह था जो एक अंधेरी गुफा में जा रही थी और यह जानती थी कि दूसरी तरफ क्या है, और साथ ही उसे कुछ भी नहीं पता था। जब वह अपने कमरे के दरवाजे पर पहुंची, जो कि ध्वनिरोधी संरचनाओं से कसकर बंद था, तो उसका दिल और भी जोर से धड़कने लगा। खुद को तैयार करने के बाद सू यांग ने सीधे लाल पाउडर अपने मुंह में डाला और अपनी आंखें बंद कर लीं। कुछ ही सेकंड बाद उसके शरीर का रंग बदलना शुरू हो गया। उसकी सफ़ेद जैद जैसी त्वचा नारंगी और लाल हो गई। ऐसा लग रहा था मानो वह कोई तलवार की जाली हो। उसके रोमछिद्रों से धुआं निकलना शुरू हो गया और सू यांग उस जलन से दर्द से कराह उठी जो उसके शरीर के हर इंच को पीड़ा दे रही थी। ऐसा महसूस हुआ मानो उसका शरीर कड़ाही में बदल गया हो और उसके अंदर कुछ बन रहा हो। उसके खूबसूरत काले बाल सचमुच जल रहे थे और जल्द ही हवा में गायब हो गए। यहाँ तक कि उसके वस्त्र भी पूरी तरह जल गए, यहाँ तक कि कुछ भी नहीं बचा जिससे वह पूरी तरह नग्न हो गया। इसी समय कमरे का दरवाज़ा खुला और एल्डर लैन अंदर चला गया। जब उसने पहली बार ये दृश्य और सू यांग की शक्ल देखी तो डर के मारे उसका दिल लगभग बाहर आ गया। सू यांग! एल्डर लैन ने उसके पास जाने की कोशिश की, लेकिन सू यांग को घेरने वाली शक्तिशाली गर्मी और आभा ने उसे उसके पास आने से रोक दिया। जैसे ही उसकी नज़र सू यांग पर पड़ी, एल्डर लैन के मन की सारी चिंताएं धुएं की तरह गायब हो गईं, जो पूरी तरह से नग्न था और उसके शरीर पर एक भी बाल नहीं था और ऐसा लग रहा था मानो उसे जिंदा पकाया जा रहा हो। एल्डर लैन के कमरे में प्रवेश करने के बाद कई घंटे बीत चुके हैं, फिर भी सू यांग वैसी ही बनी हुई है, जिसमें जल्द ही ठीक होने का कोई संकेत नहीं दिख रहा है। और एल्डर लैन को, जो शुरू से ही उस पर कड़ी नज़र रख रहे थे, ये कुछ घंटे अनंत काल की तरह लगे। अचानक प्रोफाउंड क्यूई से भरी एक शक्तिशाली लहर कमरे में बह गई, जिससे एल्डर लैन, जिसने लहर के भीतर दबंग और भयावह दबाव महसूस किया, डर से कांपने लगा। जब लहर ने उसे छुआ तो उसे जो अनुभूति हुई वह कोई ऐसी चीज़ नहीं थी जिसे कोई मनुष्य जारी कर सके। ये सत्ता की लालसा रखने वाले एक क्रूर जानवर की सहज चीख की तरह महसूस हुआ। तरंग के गायब होने के बाद सू यांग के शरीर में परिवर्तन दिखाई देने लगे।
उसकी लाल त्वचा धीरे धीरे औपचारिक स्थिति में लौट आई, शायद और भी शुद्ध और अधिक सुंदर। उसके जले हुए बाल अविश्वसनीय गति से ठीक होने लगे, जिसे किसी की नंगी आंखों से भी आसानी से देखा जा सकता था। और एल्डरलैन ने मंत्रमुग्ध होकर चौड़ी आंखों से ये सब अपने सामने घटित होते देखा। सू यांग ने धीरे से अपनी आंखें खोलीं, और एल्डरलैन ने सुनहरी रोशनी की एक फीकी चमक देखी जो दिखाई देने के तुरंत बाद उसकी आंखों से गायब हो गई। वह धीरे धीरे खड़ा हुआ, और एक गहन आभा ने कमरे को घेर लिया, जिससे उस स्थान को ऐसा महसूस हुआ जैसे कमरे के अंदर एक दिव्य इकाई की उपस्थिति थी। सू यांग ने एल्डरलैन की ओर देखा, जो अपना जबड़ा चौड़ा करके वहां खड़ी थी और शानदार दृश्यों से मंत्रमुग्ध हो रही थी। वह उसे देखकर मुस्कुराया। उसने उस उभरी हुई छड़ी के शानदार दृश्य को छिपाने की जहमत भी नहीं उठाई जो उसके पैरों के बीच में सीधी खड़ी थी, जैसे कोई दबंग अजगर स्वर्ग की ओर उड़ रहा हो। एल्डरलैन की नज़र में ये निश्चित रूप से उनके जीवन में देखा गया सबसे आश्चर्यजनक और सुंदर दृश्य था। अध्याय 34 उनकी दोहरी खेती। इससे पहले कि आप पढ़ना शुरू करें, आपको इस तथ्य से अवगत होना होगा कि यह क्लासिक मैं पहली बार से एक सीन लिख रहा हूं और जैसे जैसे मैं और अधिक लिखूंगा इसमें सुधार होगा। 2000 से अधिक शब्दों वाले इस अध्याय को पूरा करने के लिए मैंने कई घंटे और अनगिनत प्रयास किए हैं। साथ ही मुझे बताएं कि यह क्या बहुत लोकप्रिय या बहुत वर्णनात्मक है, लेकिन बस इतना याद है कि यह एक प्राचीन उपन्यास है और मैं सेंसरशिप के बारे में कुछ भी नहीं कहना चाहता। आनंद लें मित्र सज्जन और सज्जनों। एल्डरलैन की नज़रों में सू यांग अभी 16 साल की लड़की जैसी नहीं लग रही थी, जो अभी वयस्क हुई थी, लेकिन कोई ऐसा शख्स जो ऐसी आंचल वाली थी, जो एक एक्सपीरियंस इमोशन से भरी हुई थी, जो खुद एल्डरलैन से भी ज़्यादा आगे निकल गया था। जब सू यांग धीरे धीरे उसके पास आया तो एल्डरलैन एक पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ा था। उसकी उभरी हुई सीढ़ी सीधी खड़ी थी, ये कठोरता थी कि चलना भी इसे हिलाने में अक्षम नहीं था, एक दृढ़ पर्वत की तरह। जबकि उसने इसे पहली बार भी देखा था, वे सभी पेंटिंग और मूर्तियां थीं। यह उसका पहली बार था जब उसने किसी वास्तविक पुरुष का लिंग देखा था। वह तुरंत अपनी असमानता, आकार और आल्हा से मंत्रमुग्ध हो गया था। ये किसी अभद्रा मैट की तुलना में एक खगोलीय पत्थर की तरह लग रहा था, उसकी कल्पनाओं से बिल्कुल अलग कुछ। यहाँ तक कि जब सू यांग की दूरी पर बंद हो गई थी, तब भी वह अपने मोटे और लंबे चैत से दूर देखने में असफल रही थी, उसकी उपस्थिति से मोहित हो गया था। जब सू यांग अपने बगल में खड़ी थी, तब तक एल्डरलैन पहले से ही जोर जोर से सांस ले रही थी। उसका दिल युद्ध के नागाडों की तरह धड़क रहा था। सू यांग की लचीले उपकरणों ने उसे धीरे धीरे गले से लगा लिया, और उसने अपनी आंखें बंद कर ली क्योंकि उसका मुंह धीरे धीरे उसके कोमल दांतों तक पहुंच गया। एल्डरलैन ने अपने बचपन का विरोध नहीं किया और अपनी आवाज भी बंद कर ली। दोनों के मुंह धीरे धीरे जुड़े, और संपर्क में आए ही एल्डरलैन का शरीर कंपने लगा। एक विशाल वस्तु ने अचानक अपने मुंह पर आक्रमण कर दिया और अपनी जीभ को खोखला कर दिया। ऐसी लाठियां लगी जैसे कि सांप अपने शिकार को खोखला करता है। सू यांग की अचानक और स्थिर कार्रवाई ने एल्डरलैन को आश्चर्यचकित कर दिया, जिसके पास चुंबन का कोई अनुभव नहीं था, जिससे उनकी अपूर्णता खुल गई। हालांकि जब उसने सू यांग का सुंदर चेहरा उसके चेहरे के करीब देखा, तो उसके चेहरे पर लाली छा गई। जैसे ही उन्होंने अल्ट्रासाउंड जारी किया, सू यांग ने धीरे धीरे उसे लेगिंग पर दिखाया। फिर उसने धीरे धीरे उसे अपने ऊपर झुका हुआ लेटा दिया, और एक क्षण बाद उसने अपना हाथ नीचे छोड़ दिया, जिससे उसका मूड अलग हो गया और उसके बीच का लार एक पुल बन गया। सू यांग ने इस पल का लाभ चित्रित एल्डरलैन को अच्छी तरह से देखा, जिसके चेहरे पर टमाटर की तरह लाल रंग था, उसकी पुरानी अनंत रोशनी से चमकती हुई थी। उसके बाल आधी रात के काले थे और चमकदार झरने की तरह बह रहे थे। उसकी बाहें प्लास्टिक वाली, पलाएं मखमली वाली। उसकी काली तृष्णा शर्मिंदगी और शर्मिंदगी से चमकती हुई दिखाई दे रही थी, क्योंकि वे उसे गौर से देख रही थी, फिर भी इच्छा की भावना झलक रही थी। उसके पिंक कालिका कार्टून में एक हॉट बूटी का स्वाद और मखमली हुई थी, जिससे उसका स्वाद कलिका खुशियों से झंझना उठा। अगर सू यांग को अपनी स्वाभाविकता की तुलना अपने पिछले जीवन में अमरों से करनी थी, तो उसे विश्वास था कि अगर वे एक साथ होंगे तो वह कोई चेहरा भी नहीं खोजेगी। सू यांग, एल्डरलैन ने डरपोक स्वर में अपना नाम बुदबुदाया बताया। जब हम अकेले होते हैं तो मैं चाहता हूं कि आप मुझे शराब पीने के लिए बुलाएं, उन्होंने स्वर में कहा। सू यांग मुस्कुराए और उसकी तितली फुसफुसाया, में लैन लिक्विंग, मैं तारे चाहता हूं। जब लैन लिक्विंग को लगा कि सू यांग की गर्माहट उसकी नाक में गुड़गुड़ी कर रही है, तो उसे अपने अवशेषों के बीच में झंझुनी महसूस हुई। क्या मुझे अनुमति है? सू यांग ने वापसी की स्थिति से पहले यात्रा की अनुमति नहीं ली। एक पल की चाल के बाद लैन लिक्विंग ने धीरे से सिर हिलाया, उसका चेहरा दूसरा ही पल लाल हो गया। सू यांग मुस्कुराए और उसने अपने वस्त्र परिधान बनाने की शुरुआत की। उसके कोमल और सहज सहयोगियों से इस क्षेत्र में उसके विशाल ज्ञान और विशेषज्ञता का पता चला। क्षण भर बाद लैन लिक्विंग ने अपने कपड़े उतारकर वहां छोड़ दिया, जिससे उसकी किशोरावस्था और निपल्स को ठीक करने के लिए कुछ भी दिखाई दिया, जिससे वह अपने गोरे हाथों से पकड़ी गई थी। सू यांग और लैन लिक्विंग दोनों इस समय पूरी तरह से नग्न थीं। लैन लिक्विंग के लिए यह एक गहरा एहसास था, जो आज कई पहली बार अनुभव कर रही है।
सू यांग ने इस मनमोहक दृश्यों को अपनी आत्मा में उकेरने के लिए एक और क्षण लिया। ये सुनिश्चित करता है कि वह इसे कभी नहीं भूलेगी। उनका पतला शरीर किसी कला के आदर्श की तरह तराशा हुआ था। उसकी त्वचा ज़ैड की तरह की संरचनाओं और खंडों में थी और उसके शरीर से ऐसी लग रही थी मानो स्टॉज ने उसके शरीर को ढंक दिया हो। ये देखने की जरूरत नहीं है कि उसके गिरे हुए शरीर के बावजूद उसका शरीर एक भी बाल नहीं था। यह एक असाधारण संरचना थी जो किसी भी पुरुष को पागल कर सकती थी। जब सू यांग की नज़र उसके बिल्कुल गोल आकार पर पड़ी तो उसकी पहली से ही कड़ी छड़ी और भी कड़ी हो गई और उसका हाथ उस तक सेने लग गया। शर्मिंदगी में अपने स्तनों को ढकने के बावजूद लैन लिकिंग ने तब विरोध नहीं किया जब सू यांग ने रियोट ने अपने स्तनों की मालिश करना शुरू कर दिया। लैन धीरे धीरे शराब पी रही थी। उसकी क्लास में झुंझुनी की भावना और भी तेजी से हो गई। जब उसने अपने स्तनों की मालिश की तो सू यांग का सिर उसके शरीर के टुकड़ों के हिस्से के पास आ गया। जब लैन लिक्विंग ने उस पर ध्यान दिया तो वह घबरा गई। सू यांग, टी डैड। लैन लिक्विंग ने अपनी दुकान दुनिया को बर्बाद कर दी। वह अभी तक सू यांग को उस दुनिया का पता लगाने के लिए मानसिक रूप से तैयार नहीं थी। डरने की कोई बात नहीं है, मैं वादा करता हूँ। सू यांग ने धीरे धीरे अपनी साक्षियों को चूमते हुए धीरे धीरे उस हाथ के पास की नोक पर जो हर किशोर के साथ लैन चार्ट की दुनिया को कवर करती थी। जब सू यांग अपने दुश्मनों के बीच में पहुंची तो एक दोस्त ने उसकी नाक को कुचल दिया जिससे उसका शरीर गर्म हो गया। कुछ क्षण चले गए, फिर भी सू यांग ने न तो कुछ कहा और न ही कुछ किया, केवल बेकार लैन लिक्विंग के उस हाथ को छोड़ने का इंतजार कर रही थी जिसने उसे अपने सबसे अनमोल अंग को देखने से रोक दिया था, जिसने उसे एक महिला बनाया था। एक और क्षण के बाद लैन लिक्विंग ने आत्मसमर्पण कर दिया। इसके बाद आप निश्चित रूप से जिम्मेदारी लेते हैं, सू यांग, उसने धीरे धीरे कहा, धीरे धीरे अपना कांपता हुआ हाथ का निशाना जिससे सू यांग को उसकी खूबसूरत गुलाबी दुनिया का पता चला। बिना किसी देरी के सू यांग ने अपना मुंह सीधे अपने गुलाबी फूल पर दबाया और अपनी जीभ से पता लगाना शुरू कर दिया। लैन लिक्विंग को ऐसा ही महसूस हुआ कि उसके फूल में कोई पिशाच और खतरनाक चीज घुस गई है। वह एक शक्तिशाली कराह रही है और उसके शरीर में तेजी से काने लगा। ऐसा महसूस हुआ मानो उसके शरीर में बिजली दौड़ रही हो। लैन लिक्विंग की उचक कराह सू यांग के सिरेमिन में देर रात की घंटियों की तरह लग रही थी। ये फिलिस्तीन और रोमांचक दोनों थे। लैन लिक्विंग की तंग गुफा से तरल पदार्थ नदी की तरह बहता था और सू यांग ने हर आखिरी बूंद का स्वाद लिए बिना एक भी बूंद तोड़ दी। लैन लिक्विंग ने अचानक सू यांग को उसके सिर से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। उसकी जीभ गुलाबी गुफा में और भी गहराई तक पहुंच गई। लैन लिक्विंग को उसके सिर पर अपनी पकड़ को खोलने में कुछ मिनट की देरी हुई, लेकिन जब आखिरकार उसने ऐसा किया तो सू यांग ने अपने पिंपल को चाटना शुरू कर दिया। सू यांग ने अचानक अपने सबसे आकर्षक स्थान पर हमला कर दिया जिससे लैन लिक्विंग तुरंत वहीं गिर गया। टूटे हुए पानी के फव्वारे की तरह सू यांग के चेहरे पर क्रिस्टल सा पानी छिड़का गया। सू यांग ने अपना चेहरा पोकरते हुए हंसते हुए कहा, आज आप निश्चित रूप से नामांकित हैं। लैन लिक्विंग ने खुद पर शर्म महसूस की। उनकी टिप्पणी के बाद अपने दोनों हाथों से अपना चेहरा ढक लिया। एक समुदाय के बुजुर्ग के रूप में अपनी भूमिका को पूरी तरह से भुला दिया गया। सू यांग ने अपने शरीर से हाथ मिलाते हुए अपनी मदद की और उन्होंने शांत स्वर में कहा, मैं सुंदर चेहरा देखना चाहती हूँ क्योंकि हमारा शरीर जुड़ता है। हालांकि वह बेहद शर्मीली थी, फिर भी उसने इसकी धार बिना हिलाया सिरिया। सू यांग ने फिर उसे अपनी मोटी माँ छड़ी से अपने गुलाबी रंग का रांगा दिखाया। क्या आप तैयार हैं? पहले दर्द होगा, लेकिन दर्द जल्द ही दूर हो जाएगा। और लैन लिक्विंग ने आर्द्र मंदी हिला सिराया। इसी समय सू यांग ने धीरे धीरे अपनी लाठी की नोक को अपनी गुफा में धकेल दिया। लैन लिक्विंग ने अत्यधिक दर्द के कारण अपने मूंछों के काटे उसकी आंखों के कोनों पर आंखों की डोरियां बन गईं। उसने बहुत स्पष्ट रूप से महसूस किया कि सू यांग के मोटे ड्रैगन का हाइमन धीरे धीरे टूट रहा है और उसकी गुफा में जो कुछ सी जगह बची थी उसमें से खून निकल रहा था। उसे बहुत अधिक दर्द न देते हुए सू यांग ने लैन लिक्विंग की तंग योनि को मोशन में जारी किया। उसके भाग में उसके मांस छड़ी के चारों ओर घुटने टेके हुए थे। यह उन दोनों के लिए एक रोमांचक अनुभव था, रशियन लैन लिक्विंग के लिए जिसने कभी भी अपनी पवित्रता को करीब से महसूस नहीं किया था। हालांकि कुछ समय लगा। सू यांग की परी तरह से प्रयोगशाला लैन लिक्विंग के छेद के अंदर थी और उसकी नोक भी उसके छेद के अंत से टकरा रही थी। अपने पिछले जीवन में कई बार ऐसा अनुभव करने के बाद भी सू यांग के लिए यह एक स्वर्गीय एहसास था। ये कुछ ऐसा था जिससे वह कभी थक नहीं पाएगी। कैसा लगता है? अपनी सतीत्व खोते हैं? सू यांग ने व्हाट्सएप स्वर में उनसे पूछा। लैन लिक्विंग को अपने पेट को देखने के लिए अपना सिर उठाने के लिए संघर्ष करना पड़ा, जो सू यांग की मोटी छड़ी के कारण थोड़ा उत्तेजित हो गया था। उसका पेट भरा हुआ महसूस हो रहा था, लगभग ऐसा जैसे कि बहुत अधिक खाने से उसका पेट भर गया हो। उसने इस तथ्य से थोड़ा चकित भी किया कि उसने वास्तव में अपने यिनसार को एक बाहरी पुजारी के शिष्य द्वारा तोड़ की मात्रा दी थी। मैं अब आगे की शुरुआत करूंगा, ठीक है? सू यांग ने एक सज्जन व्यक्ति की तरह उन्हें चेतावनी दी।
उनके सिर हिलाते हुए देखते ही सुयांग ने अपने साथियों को हिलाना शुरू कर दिया। पहले तो धीरे धीरे कारोबार शुरू कर दिया। लेन पीने के आनंद के संकेत दिखने के बाद ही गति और चिंता शुरू हुई। कुछ मिनट बाद लैन लिक्विन को अब दर्द महसूस नहीं हो रहा था, अत्यधिक आनंद। उसका दिमाग जल्दी ही खाली हो गया और जल्द ही उसने केवल एक ही चीज़ के बारे में सोचा कि उसे पेट में जलन हो रही थी और उसके साथ आने वाला गहरा दर्द हो रहा था। इस समय कमरे के अंदर जो पूरी तरह से शांत जा सकती थी वह शराब पीने की मनमोहक कराह और भारी सांसें, मांस पीटने की आवाज़ और पानी के चटकने की आवाज़ थी। और जोर से, मैं इसे और जोर से चाहता हूँ। लैन लिक्विन ने सुयांग की गर्दन को गला घोंट दिया और अधिक की याचना की। सुयांग ने अपने फोच पर ध्यान दिया और अपनी प्लास्टिक की कमर को कसकर पकड़ लिया और उसे हवा में उठाया और तेजी से उछाला। कई मिनट तक गहन उपयोग के बाद भी थकावट का कोई संकेत नहीं था। उसका ड्रैगन सिर बार बार अपने छेद के अंत से टकरा रहा था, जैसे कोई हथौड़ा किसी दीवार पर प्रहार कर रहा हो। सुयांग की आंखों में ये देखने का दृश्य था, जिस तरह से उसके खूबसूरत ब्रेस्ट हिल रहे थे और उसका उचकता चेहरा, उसके बेस्ट पर वेटलिफ्ट करने वाले उसकी नितंबों की आवाज़ का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा था। कुछ होने वाला है। आहा। लैन लिक्विन ने अपने सिर को पीछे की ओर झुका लिया और अपनी जीभ को मुंह से बाहर की ओर खींच लिया। उसके तुरंत बाद उसका शरीर नियंत्रण से बाहर चला गया और उसके हिस्से से बड़ी मात्रा में तरल बाहर निकल गया। हालांकि सुयांग ने अपनी चरमोत्कर्ष बंद नहीं की और अपनी स्टील जैसी छड़ी को मुख्य भूमिका में जारी किया, क्योंकि वह भी अपनी योनि की शक्तिशाली क्रीड़ा वाली शक्ति से अपने चरमोत्कर्ष तक के करीब थी। एस्ट्रेटिन लैन लाइकिंग के इंजेक्शन को और अधिक मवाद कर दिया जाता है और उसके स्वाद को बढ़ा दिया जाता है, जिससे वह बिना किसी रोक टोक के लगातार तरल पदार्थ छोड़ देता है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं पागल हो रहा हूँ, लैन लिक्विन ने चिल्लाकर कहा। कुछ और मिनट के प्लेसमेंट के बाद सुयांग ने अंततः अपने वजन यांग एसेंस को लैन लिक्विन की क्लिप में छोड़ दिया। उनका छोटा सा जल्दी से भर गया और कुछ सी भी जगह खाली नहीं रही। बाद में सुयांग ने धीरे धीरे अपने दोस्तों को छोड़ दिया। हालांकि पहले से ही अपना यांग सार रिलीज करने के बावजूद उसने अपने लिंग को उसके छेद से बाहर नहीं निकाला, सफ़ेद पदार्थ को गंदा कर दिया। लैन लिक्विन ने इस पल को गहरी सांसें लेने के लिए लिया। वह पहले कभी इतनी थकी नहीं थी, अपने जीवन की सबसे कठिन ट्रेनिंग के दौरान भी नहीं। सुयांग, बस कौन आप हैं? उसने मजदूरों से पूछा। सिर्फ एक बाहरी दरबार का शिष्य जो अपने समुदाय के बुजुर्गों के प्रति उचकता है। वह साथ में मस्जिद वाले ने मस्जिद का उत्तर दिया। लैन लिक्विन ने अपना उत्तर दिया और फिर से चुप हो गई। फिर उसने अपने पेट की ओर देखा जिसमें अभी भी तेज जलन महसूस हो रही थी। ऐसा लगा जैसे उसके पेट में आग लग गई हो। फिर उसने देखा कि उसके पेट पर उभार अभी भी था और उसने जल्दी से सुयांग की खूबसूरत आंखों पर अविश्वास के साथ देखा। सुयांग, आपकी चीज़, यह अभी भी बहुत कठिन है। वह उससे उसकी चीज़ के बारे में पूछने से खुद को नहीं रोक सकी। सुयांग ने हंसते हुए उत्तर दिया, शुद्ध यांग फूल एक बहुत शक्तिशाली औषधि है। इतनी कम मात्रा जारी करना इसे संतुष्ट करने के करीब भी नहीं होगा। उसका उत्तर सुनकर लैन लिक्विन के पास शब्द ही नहीं बचे थे। उस गहन खेल के बाद वह संतुष्ट नहीं थे, भले ही उसका शरीर अभी भी शांत नहीं हुआ है। मुझे मत बताओ कि उस छोटे से वार्म अप के बाद आप पहले से ही अपनी सीमा पर हैं और आप खुद को मेरा वरिष्ठ कहते हैं। सुयांग ने आश्चर्य और चिढ़ाने के संकेत से उसकी ओर देखा। वार्म अप? वह सिर्फ एक वार्म अप था। लैन लिक्विन को समझ नहीं आ रहा था कि उसकी बातें सुनकर हंसें या रोएं। हालांकि इस समय उसका शरीर जितना संवेदनशील हो सकता है, वह निश्चित रूप से बता सकती है कि उसका शरीर सुयांग की अधिक तकनीकों के लिए तरस रहा था। लैन लिक्विन ने उसे वासना से भरी संकुचित दृष्टि से देखा। तुम्हें क्या लगता है कि मैं कौन हूँ? तुम, जो मुझसे आधी उम्र के भी नहीं हो, मुझे नीची दृष्टि से देखने की हिम्मत कर रहे हो? मेरे पास आओ, मैंने तुम्हारे साथ अभी आधा भी नहीं किया है। उसने उससे कहा। उसकी आवाज़ खुशनुमा लग रही थी। सुयांग मुस्कुराए और बिना किसी चेतावनी के अचानक अपने कूल्हे हिलाए। इतना अचानक? लैन लिक्विन ने कराहते हुए कहा, जो आश्चर्य से भरी थी। बहुत अच्छा, फिर मैं सारा दिन तुम्हारे साथ खेलूंगा। सुयांग जोर से हंसा और लैन लिक्विन के दिव्य छिद्र की स्वर्गीय अनुभूति का आनंद लेना जारी रखा। अध्याय 35। मैं इसे अपने मुंह में डालने का प्रयास करना चाहता हूँ। लैन लिक्विन ने अपने सिद्धांतों को अनसुना कर दिया, जबकि सुयांग ने अपनी जुड़वां चोटियों को चौदा। उसके कूल्हे नाचते हुए क्रेन की तरह सुंदरता से हिल रहे थे। उन्हें अपनी युगल साधना शुरू करते हुए कई मिनट हो गए, फिर भी उनमें से किसी को भी कोई विचार नहीं आया। लिनकिंग, क्या आप ठीक से खेती भी कर रहे हैं? ऐसा लगता है कि आप आनंद ले रहे हैं और इस पूरे मुद्दे के बारे में भूल गए हैं। सुयांग ने उसे याद दिलाया कि वे अभी भी खेती कर रहे थे। बेशक, मैं ठीक से खेती कर रहा हूँ, उसने शीघ्रता से शून्यता से भारी कठोर आवाज उत्तर दी। वह आनंद के कारण खेती करना स्पष्ट रूप से भूल गई थी। फिर सुनिश्चित करें कि आप ये सब यांग क्यूई को आश्वस्त कर लें। सुयांग ने कहा कि जब वह यांग क्यूई का एक और बड़ा हिस्सा उनके कॉलेज में समाप्त हो गया।
लैन लिक्विन को महसूस हुआ कि उसके फूलों के हिस्से अचानक गर्मी की लहर से घिर गए हैं और उसका दिमाग फिर से खाली हो गया है। अपनी यांग क्यू को लैन के शरीर में छोड़ने के बाद सू यांग ने उसे धीरे धीरे लिटाया पर चढ़ाया और अपने अभी भी कठोर ड्रैगन को उसके गुलाबी छेद से बाहर निकाला, जिससे बड़ी मात्रा में पवित्र पदार्थ एक दिव्य नदी की तरह बाहर निकल गया। आइए खेती करने के लिए एक ब्रेक लें। आपका यिन सारा मेरी योजना से अधिक मजबूत था, इसलिए आगे बढ़ने से पहले मुझे थोड़ी देर के लिए खेती करने की आवश्यकता होगी, सू यांग ने उससे कहा कि जब वह अपनी उंगली बंद करके कमल की स्थिति में बैठी थी। लैन लिक्विन थकावट के कारण आंखों पर लेटी हुई थी जो उसकी यिन क्यू से बड़ी हो रही थी। उसका सुडौल शरीर अभी भी उस उत्साहपूर्ण भावना से हिल रहा था जिसने उसके जिज्ञासु भागों के हर इंच को कवर किया था। आराम करने के बाद लैन लिक्विन को सू यांग के पीछे बैठने के लिए संघर्ष करना पड़ा। उनकी नंगी पीठ एक दूसरे को छू रही थी। जब वह अंततः शांत हो गया और ठीक से खेती करने के लिए पर्याप्त मात्रा में ध्यान केंद्रित करने में सक्षम हो गया, तो लैन लिक्विन को तब गहरा झटका लगा जब उसने अपने शरीर में शक्तिशाली यांग क्यूई की प्रचुर मात्रा का निर्माण महसूस किया। यांग क्यूई चरम स्वर का तो जिक्र ही नहीं। ऐसा था मानो अपने शरीर में यांग क्यूई का एक महासागर था जिसकी उच्च गुणवत्ता के कारण यांग सार को माना जा सकता था। इतनी उच्च गुणवत्ता वाली यांग क्यूई के साथ सच्चे आत्मा क्षेत्र के चौथे स्तर को तो छोड़ ही दें, यहाँ तक कि सच्चे आत्मा क्षेत्र का 5वां स्तर भी संभव है। लैन लिक्विन ने सू यांग के सिर के पीछे देखने के लिए अपना सिर घुमाया। उसकी निगाहें आश्चर्य से भर गईं। वास्तव में आप दुनिया में कौन हैं? वह बुदबुदाया। इसके बाद लैन लिक्विन ने जल्दबाजी में यांग क्यूई की खेती शुरू कर दी। उन्हें डर था कि अगर यांग क्यूई बहुत लंबे समय तक अछूती रही तो इसकी गुणवत्ता खराब हो सकती है। इस बीच सू यांग का सांस्कृतिक आधार स्वर्ग को भेदने वाले ड्रैगन की तरह बढ़ गया। लैन लिक्विन के यिन सार को प्राप्त करने से पहले जब उन्होंने शुद्ध यांग फूल का सेवन किया तो उनका सांस्कृतिक आधार प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर से सीधे गहन आत्मा क्षेत्र के 3रे स्तर तक बढ़ गया था। शुद्ध यांग फूल का पूरी तरह से सेवन करने के बाद वह कुछ ही क्षणों में 5 स्तरों तक बढ़ गया था। उसके शरीर का तो जिक्र ही नहीं किया गया जो सीधे प्रोफाउंड स्पिरिट बॉडी रिफाइनर के अंतिम चरण में प्रवेश कर गया था। हालांकि इतनी विस्फोटक वृद्धि एक छोटी सी चिंगारी की शुरुआत थी जो बाद में आतिशबाजी बन गई। जब सू यांग ने पहली बार लैन लिक्विन में प्रवेश किया और उसके यिन सार को चुरा लिया तो उसके खेती के आधार में भी भारी बदलाव का अनुभव हुआ। उनका साधना आधार सीधे तौर पर 3 और स्तरों तक बढ़ गया और गहन आत्मा क्षेत्र के 6ठे स्तर तक पहुंच गया। जहां तक उनकी काया की बात है, इसमें बमुश्किल बदलाव हुआ था क्योंकि यिन एसेंस केवल किसी के साधना आधार को प्रभावित करता है और इससे शरीर को परिष्कृत करने वालों को कोई लाभ नहीं होगा। फिलहाल सू यांग के शरीर के अंदर एक ज्वालामुखी जैसा था जो हाल ही में फूटा था। उसके बारे में सब कुछ बदल गया, विशेषकर उसकी यांग क्यूई की गुणवत्ता। यदि तुलना की जाए तो उसकी यांग क्यूई पृथ्वी आत्मा क्षेत्र के कृषकों से कम प्रभावी नहीं होगी, शायद उससे भी अधिक मजबूत। सू यांग और लैन लिक्विन को एक दूसरे की विशेष क्यूई विकसित करने में कई घंटे बीत गए। और क्योंकि लैन लिक्विन के पास सू यांग की तुलना में कम संसाधनों के साथ उच्च खेती का आधार था, वह अपनी आंखें खोलने वाली पहली महिला थी। वह उठ खड़ी हुई। उसका शरीर नया और ऊर्जा से भरा हुआ दिख रहा था। वह वास्तव में झूठ नहीं बोल रहा था। न केवल मेरी खेती का आधार आगे बढ़ा, बल्कि परिणाम उसके कहे से बेहतर थे। वह इस समय सू यांग को गले लगाना चाहती थी, लेकिन ये जानते हुए कि वह गहराई से साधना में लगा हुआ है, उसने खुद को रोक लिया। लैन लिक्विन ने अचानक उस दिव्य खंभे को देखा जो उसके पैरों के बीच में लंबा खड़ा था। वह इस तरह से साधना कर रहा है। वह कैसे ध्यान केंद्रित कर सकता है जब उसकी चीज़ इतनी भयंकर और दर्दनाक दिखती है? यहाँ तक कि जब वह साधना करता है तो वह इतनी शांतिपूर्ण भी दिखती है। लैन लिक्विन विषम परिस्थितियों में भी ध्यान केंद्रित करने की उनकी क्षमता से प्रभावित थी और उनके निचले शरीर ने तब प्रतिक्रिया की जब उन्होंने देखा कि उनका छोटा भाई खेती के दौरान कितना शक्तिशाली और दबंग दिखता था। और चूंकि सू यांग अभी तक अपनी साधना से नहीं जागी है, लैन लिक्विन के पास इंतजार करते हुए खुद को संतुष्ट करने के अलावा कोई अन्य विकल्प नहीं था। मम्मा, वह धीरे से कराह उठी जब उसकी खूबसूरत उंगलियां उसके छोटे मोती को सहला रही थीं। धीरे धीरे समय बीतता गया और कुछ घंटों बाद सू यांग ने अपनी आंखें खोलीं। हालांकि पहली चीज जो उसने देखी वह थी लैन लिक्विन बिस्तर पर लेटी हुई थी और उसके पैर उसके सामने फैले हुए थे और वह खुद के साथ जमकर खेल रही थी। अय्या, क्या तुम अपना छोटा सा खजाना लूटने की कोशिश कर रही हो, मेरे प्रिय लिक्विन? जब लैन लिक्विन ने सू यांग की अप्रत्याशित रूप से निकली चिढ़ाने वाली आवाज़ सुनी तो उसका दिल आश्चर्य से धड़कने लगा। सू यांग, वह शर्म से लाल चेहरा लेकर तुरंत उठ बैठी। मैं इतना समय लेने के लिए माफ़ी चाहता हूं कि आपको खुद को संतुष्ट करना पड़ा। सू यांग खड़ा हुआ और उसके पास आया। उसकी शाश्वत लकड़ी अभी भी पहले की तरह जोरदार थी। माफ़ी के तौर पर मैं आपको कुछ तकनीकें दिखाऊंगा, उन्होंने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि वह अवाक थी और अभी भी शर्मिंदा महसूस कर रही थी, लैन लिक्विन भी उसे देखकर मुस्कुराई, यहाँ तक कि उसे अपने आलिंगन में लेने के लिए अपनी बाहें फैला दीं।
सू यांग, डब्ल्यू ये स्थिति क्या है? जब सू यांग ने अचानक अपनी पीठ बिस्तर पर रख दी और उसे अपने क्रॉच क्षेत्र पर बैठाया तो लैन लिक्विंग आश्चर्य से चिल्ला उठी। सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ ऐसा जो आपको सीधे स्वर्ग ले जाएगा। अपनी बात कहने के बाद सू यांग ने अपनी तलवार से उसका छेद दिया। इतना गहरा, लैन लिक्विंग को लगा कि उसका दिमाग पागल हो रहा है क्योंकि उसकी गुफा का और भी अधिक तीव्रता से पता लगाया जा रहा था। ऐसा लगा मानो वह घोड़े की सवारी कर रही हो। इस डर से कि वह अपना संतुलन खो देगी, सू यांग ने उसके कूल्हों को पकड़ लिया और बार बार अपनी तलवार को ऊपर की ओर धकेला। ऐसा लग रहा था मानो वह आकाश को भेदने की कोशिश कर रहा हो। उसकी तलवार आसानी से उसकी गुफा की सीमा तक पहुंच रही थी। लैन लिक्विंग ने महसूस किया कि यह स्थिति पहले की तुलना में अधिक शर्मनाक थी, जहां वह अपने पूरे शरीर पर सू यांग की तेज निगाहों को महसूस कर सकती थी, खासकर उसके निषिद्ध बगीचे पर जो लगातार अश्लील आवाजें निकाल रहा था। यहाँ से बहुत सुंदर दृश्य है, लिक्विंग। यह इतना मंत्रमुग्ध कर देने वाला है कि मैं नजरें ही नहीं हटा पा रहा हूँ। सू यांग मुस्कुराई, जिससे उसे और भी अधिक शर्मिंदगी महसूस हुई। सू यांग ने अचानक अपने कूल्हों को ऊपर उठाने के लिए अपने पैरों का इस्तेमाल किया, जिससे उसका संतुलन बिगड़ गया। जब वह उसकी छाती पर गिरी तो सू यांग ने महसूस किया कि उसकी जुड़वां चोटियां दो मांस के बंस की तरह उसकी छाती पर धीरे से दब रही थीं। फिर उसने उसे गले लगा लिया। उसके कूल्हे तेजी से और मजबूती से हिलने लगे। इतना जोरदार, आहा, मैं सच में पागल हो जाऊंगी। आहा, इस गति से। लैन लिक्विंग की आंखें टिमटिमाते तारों से भरे रात के आकाश की तरह चमक रही थीं। सू यांग पर उसकी नज़र भरी हुई थी जुनून और इच्छा। सू यांग ने उसे चूमा और कहा, मैं आज रात तक तुम्हें अपना सब कुछ दिखा दूंगा, लिक्विंग। ये फिर से आ रहा है। लैन लिक्विंग हिलने लगी और उसके छोटे फूल ने चमचमाते प्रेम रस की एक और धारा छोड़ दी। सू यांग और लैन लिक्विंग को मेडिसिन हॉल की दूसरी मंजिल के अंदर एकांत में रहने में पूरा दिन बीत गया था, जहां कई शिष्य और बुजुर्ग दवा या मदद के लिए आते जाते थे। ऐसे बहुत से बुजुर्ग थे जिन्होंने इन घंटों के दौरान लैन लिक्विंग की उपस्थिति के लिए अनुरोध किया था, लेकिन उनके शिष्यों ने उन सभी को विनम्रता से मना कर दिया, जिन्हें सख्त आदेश दिए गए थे कि जब वह सू यांग का इलाज कर रही हो तो किसी को भी उन्हें परेशान करने की अनुमति न दी जाए। अय्या, मुझे आश्चर्य है कि सू यांग इस समय कैसा कर रही है। हालांकि मुझे मास्टर के चिकित्सा कौशल पर भरोसा है, फिर भी मैं चिंतित हुए बिना नहीं रह सकता। सू यांग, अगर तुम मर गई तो मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। वहां हर कोई सू यांग के लिए चिंतित था, एक व्यक्ति को छोड़कर सभी। जूनियर प्रशिक्षु बहन जियाओ, नाराजगी की क्या बात है? मैंने आज सुबह से आपसे एक शब्द भी नहीं सुना है। आप सभी प्यार में डूबी युवतियों की तरह दिख रही हैं, यही कारण है कि मैं भौहें सिकोड़ रही हूँ। इस सू यांग में ऐसा क्या खास है? मुझे ये समझ नहीं आ रहा है। जियो, उनमें से एकमात्र बहन जिसने सू यांग की सेवा से इनकार कर दिया, ने स्थिति पर अपनी निराशा बताई। वहाँ लड़कियां उसे कटु भावों से देखती हैं। आप समझ नहीं पा रहे हैं क्योंकि आप उस दिन चले गए थे। आप हमारी भावनाओं को कभी नहीं समझेंगे, कनिष्ठ प्रशिक्षु बहन जियो। हमारी इच्छा, ओह जियाओ, अभी भी बहुत देर नहीं हुई है। यदि आप सम्मान के साथ सू यांग से संपर्क करते हैं तो वह आपको अपने कमरे में आने देने के लिए सहमत हो सकता है। उद्धरण चिन्ह। जियो अवाक रह गया। उसे लग रहा था कि उसकी बहनें अब वो बहनें नहीं रहीं जिन्हें वह पहले जानती थी, और इससे उसकी चिंताएं और भी गहरी हो गईं। ये सू यांग, मैं देखूंगा कि वह इतना खास क्यों है। अगर वह इस जगह को जीवित छोड़ने में कामयाब हो जाता है, उसने मन ही मन सोचा, दूसरी मंजिल की सीढ़ी को गौर से घूरते हुए। दूसरी मंजिल पर कमरे के अंदर लैन लिक्विंग ने अपना सिर सू यांग की गोद में रखा हुआ था और वह अपने हाथों से उसके खूबसूरत बालों में कंघी कर रही थी। सू यांग, मैं इसे अपने मुंह में डालने की कोशिश करना चाहती हूँ, लैन लिक्विंग ने अचानक शर्माते हुए चेहरे के साथ कहा। उसकी निगाहें उसके पैरों के बीच खड़े अजगर को प्यार से देख रही थीं और उसकी उंगलियां धीरे से उसे सहला रही थीं, जैसे कि वह जांच कर रही हो एक अद्वितीय खजाना। सू यांग ने हंसते हुए कहा, क्या तुम्हें पता भी है कि क्या करना है? उसने उससे पूछा। लैन लिक्विंग ने अचानक जोश के साथ अपने ड्रैगन के सिर को चूमा और कहा, नहीं, लेकिन मैं सीखूंगा। वह उसके डंडे को ऐसे चाटने लगी जैसे आइसक्रीम चाट रही हो। सुंदर है। कुछ मिनट तक चाटने के बाद उसने अपना मुंह खोला और धीरे धीरे उसे अपने मुंह में डालने लगी। ये जितना मैंने सोचा था उससे कहीं अधिक बड़ा और मजबूत है, उसने मन ही मन सोचा जब उसे एहसास हुआ कि यह मुश्किल से उसके मुंह में समा पाया है। और अपने मुंह में किसी पुरुष की चीज़ होने की अनुभूति से खुद को परिचित करने के लिए कुछ समय लेने के बाद उसने अपना सिर ऊपर नीचे करना शुरू कर दिया। जब सू यांग ने लैन लिक्विंग को अपने छोटे भाई को चूसते हुए देखा तो वह धीरे से मुस्कुराया। ऐसा लगा जैसे वह पहली बार किसी मासूम लड़की को कैंडी खाते हुए देख रहा हो। और यद्यपि उसकी तकनीक बहुत ही भयानक थी और चूसने का कोई भी बल नहीं था, उसकी जीभ की कोमल अनुभूति और उसके मुंह की गर्माहट स्वर्गीय थी। वह बिस्तर पर लेट गया और उससे कहा, मेरे ऊपर लेट जाओ और अपने नितंब मेरे चेहरे की ओर करो, मैं तुम्हें भी अच्छा महसूस कराऊंगा।
लैन लिक्विंग, जो अपनी यांग क्यूई का स्वाद चखने में डूबी हुई थी, ने चुपचाप अपनी स्थिति बदल ली। सू यांग ने उसके चेहरे के ऊपर लटक रहे खूबसूरत गुलाबी रंग को देखा और उसके हाथों ने लैन लिक्विंग के मुलायम नितंबों को पकड़ लिया। फिर उसने उसकी गुफा को अपने मुंह की ओर खींच लिया। ममम। जैसे ही सू यांग की जीभ ने उसकी गुफा पर आक्रमण किया, लैन लिक्विंग को अपना मुंह हिलाना बंद करना पड़ा। हालांकि हार मानने की इच्छा न रखते हुए उसने जल्द ही अपना सिर और भी जोर से हिलाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे समय बीतने लगा और दोनों एक दूसरे के खजाने का स्वाद लेते रहे। अध्याय 36 मिशन हॉल। पल झपकाते ही 2 दिन और चले गए, फिर भी न तो सू यांग और न ही लेन लिक्विंग रूम से बाहर आए। इससे नीचे के शिष्य चिंताग्रस्त हो गए। अगर इलाज में कुछ गड़बड़ी हुई तो क्या होगा? मास्टर ने कहा कि इसमें 2 दिन की बीमारी होनी चाहिए, फिर भी सू यांग का इलाज करते हुए उसे अपने कमरे में 3 दिन के लिए बंद कर दिया गया। अय्या, अगर कुछ हुआ तो हम उनकी मदद के लिए कर सकते हैं। लेकिन अफसोस, शिष्यों ने पिछले 3 दिनों से कांस्टेंट सू यांग के बारे में बिना किसी चर्चा के बात की थी, जिससे जियो लगभग पागल हो गया था। सू यांग वह, मैं उसका नाम सुनकर थक गया हूँ। जियो खड़ा हुआ और इमारत से बाहर चला गया। उसकी सहकर्मी बहन कटु मुस्कान के साथ जाती हुई देखती रही। वे नहीं जानते कि वे क्या करते हैं या क्या कहते हैं। मुझे लगता है कि हाल ही में हम सू यांग के प्रति कुछ ज़्यादा ही आसक्त हो गए थे, लेकिन मैं इसकी मदद नहीं कर सकता। बस यहाँ से मेरा दिल सामान्य से तेज़ गति से धड़क रहा है। हाँ, उन सभी ने एक साथ बहुत अच्छा महसूस किया। इसी समय एडिटोरियल से आने वाली पदचाप गूंज निकली, जिससे हर किसी को एक बार फिर देखने को मिला। इन सभी आहों का क्या मतलब है? सू यांग अपने चेहरे पर एक ताज़ा मुस्कान के साथ छड़ी से प्रकट हुई। सू यांग, तुम ठीक हो? जब शिष्यों ने उनका चेहरा देखा तो उन्हें बड़ी राहत महसूस हुई। मैं ठीक क्यों नहीं होऊंगा? सू यांग ने थोड़ा आश्चर्यचकित भाव से पूछा। उनके हैरान कर देने वाले चेहरे से लेकर शिष्यों को ऐसा लगा जैसे कुछ समानताएं हों। लेकिन आप पिछले कुछ दिनों से जीवन या मृत्यु की स्थिति में हैं। ठीक है, उन्होंने संदेह भारी संबंधों से पूछा। सू यांग को तुरंत एहसास हुआ कि वे क्या बात कर रहे थे जब उन्होंने अपनी स्थिति का जिक्र किया, और उन्होंने जोर से हंसते हुए कहा, ओह वह, एल्डर लेन ने मेरा इलाज करके बहुत अच्छा काम किया। यह इतना अच्छा था कि पूरा इलाज दवा से अधिक सुखद था। क्या सा है? हालांकि वे नहीं जानते थे कि सू यांग के बारे में ऐसा क्या बदला है, उन्हें यह महसूस हुआ कि उनके बारे में कुछ बहुत अलग था, लगभग ऐसा जैसे कि वह पूरी तरह से एक अलग प्राणी थी। यहाँ मैंने तुमसे कहा था कि ही कुछ कष्ट पहुंचाया होगा। मैं एक दिन ये कर्ज चुकाऊंगा। बिल्कुल नहीं, आपको इतना विनम्र होने की कोई आवश्यकता नहीं है, सू यांग। हम पहले से ही आपको हमारे मेडिसिन हॉल के एक हिस्से के रूप में देखते हैं, दूसरे शब्दों में हमारे परिवार। सू यांग ने मुस्कुराते हुए कहा, फिर यह कैसे? जब आप अपने अगले उपचार के लिए मेरे पास आएंगे तो यह मुफ्त होगा। मैं आपको किसी भी प्रकार के उपचार के लिए अनुरोध करने की अनुमति भी दूंगा जो आप चाहते हैं। जब लड़कियों ने उनका सुझाव सुना तो उनकी आंखें खुशी से फैल गईं। सचमुच? तो अगली बार जब मैं तुम्हें देखूंगा तो विनम्र नहीं रहूंगा। नहीं, फिर अगली बार तक। उसने सहमति में सिर हिलाया और दरवाजे से बाहर निकलने से पहले उसने उनसे कहा, सही है, एल्डर लेन ने मेरा इलाज करने में बहुत ज़्यादा मेहनत की और मुझसे आप सभी को ये बताने के लिए कहा कि उसे कुछ और दिनों तक परेशान न किया जाए। ताजगी भरे एहसास के साथ मेडिसिन हॉल से निकलने के बाद सू यांग सीधे मिशन हॉल गईं। सिर्फ 3 दिनों की खेती के बाद मैरी की खेती पूरी तरह से पहुंच गई है। निश्चित रूप से इसमें शामिल ध्यान आकर्षित किया गया है, और अगर संप्रदाय के बारे में पता चला तो विविधतापूर्ण विविधता। मुझे कुछ मिशनों को स्वीकार करना चाहिए ताकि जब वे सवाल करें तो मेरे पास कुछ जाओ मुझे। सू यांग को पता चला कि वह अपने वास्तविक साधना आधार और स्वर्ग विरोधी विकास को संप्रदाय से हमेशा के लिए छुपा नहीं पाए, और यह जल्द ही या बाद में प्रकट हो जाएगी। ये सुनिश्चित करने के लिए कि समय आने पर वे बहुत अधिक प्रश्न न पड़ें, उन्होंने कुछ तैयारी करने का निर्णय लिया है। मिशन हॉल एक ऐसी इमारत थी जहां शिष्य और बुजुर्ग समान रूप से बाहरी दुनिया द्वारा संप्रदाय को दिए गए मिशनों के लिए अनुरोध करने जाते थे। ये मिशन संप्रदाय के लिए बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि वे खेती की दुनिया में संप्रदाय की प्रतिष्ठा में सुधार करते हैं और उन लोगों से अधिक विश्वास प्राप्त करते हैं जिन्होंने उन्हें पहले स्थान पर मिशन दिया था। मिशन हॉल के अंदर बाहरी दरबार के कई शिष्य दीवार पर लगे सैकड़ों स्क्रॉलों को देखते हुए घूम रहे थे। मिशन की सामग्री के आधार पर सभी मिशनों को अलग अलग वर्गों में व्यवस्थित किया गया था। उदाहरण के लिए, जिन मिशनों में शिकार की आवश्यकता होती है वे शिकार अनुभाग में होंगे, और जिन मिशनों में शिष्यों को सफाई जैसे तुच्छ काम करने की आवश्यकता होती है वे विविध अनुभाग में होंगे। सू यांग लापरवाही से शिकार अनुभाग में एक यादृच्छिक मिशन तक चली गई और उसे देखे बिना ही उसे दीवार से फाड़ दिया। फिर वह संप्रदाय के एक बुजुर्ग द्वारा अपने मिशन को रिकॉर्ड कराने के लिए फ्रंट डेस्क पर चला गया। हम थंडर वैली द्वारा बिजली बिल्लियों का शिकार। जब रिकॉर्डिंग मिशन के वरिष्ठ प्रभारी ने देखा कि सू यांग ने मिशन स्वीकार कर लिया है तो उसने आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा। आप इसे स्वीकार करना चाहते हैं?
बिजली बिल्लियां आमतौर पर प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के 8वें स्तर और 9वें स्तर के आसपास होती हैं और उनकी बिजली जैसी तेज गति से इनर कोर्ट के शिष्यों के लिए भी निपटना मुश्किल हो जाता है। खतरनाक वातावरण का तो जिक्र ही नहीं किया जा रहा है लाइटनिंग वैली। क्या आप वाकई इसे स्वीकार करना चाहते हैं? आपकी खेती का आधार क्या है? गहन आत्मा क्षेत्र प्रथम स्तर, सू यांग ने कहा, जो उदासीन चेहरे के साथ लेटी हुई थी। आप गहन आत्मा क्षेत्र में हैं, लेकिन आप अभी भी बाहरी दरबार के शिष्य हैं। बुजुर्ग ने और भी आश्चर्य से उसकी ओर देखा। मैं इस मिशन से अपनी नींव मजबूत करने के बाद इनर कोर्ट के लिए परीक्षा देने की योजना बना रहा हूँ। मुझे हाल ही में सफलता मिली है, इसलिए मेरी खेती का आधार अभी भी अस्थिर है। सू यांग की साफ आवाज और सहज बातचीत से बुजुर्ग के मन में कोई संदेह पैदा नहीं हुआ, मानो वह घोष बोलने का आदी हो। बुजुर्ग ने सिर हिलाने से पहले एक पल के लिए चुपचाप उसकी ओर देखा। बहुत अच्छा, मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं। यदि आप खतरे में हैं तो अपने आप को धक्का न दें। हम आपके जैसे भावी इनर कोर्ट शिष्य को खोने का जोखिम नहीं उठा सकते हैं। आपका नाम? तब बड़े ने उससे पूछा। सू यांग। सू यांग। बुजुर्ग को ऐसा लग रहा था कि यह नाम पहले भी सुना था, लेकिन उसे यह याद नहीं आया कि यह नाम कहाँ और कब सुना था। वहाँ, आप जाने के लिए तैयार हैं? बाद में उन्होंने सू यांग बूथ के बारे में कहा। धन्यवाद। मिशन हॉल से बाहर आशियाने से पहले सू यांग ने उन्हें प्रणाम किया। अध्याय 37 तलवार और सोना। मिशन हॉल प्रस्थान के बाद सू यांग लैन लिक्विंग के साथ अपनी खेती के दौरान प्राप्त मात्रा को साफ करने के लिए घर वापस चले गए और मेडिसिन हॉल से प्राप्त वस्त्र बदल दिए गए। इसके बाद वह थंडर वैली की यात्रा के लिए खुद को तैयार करने के लिए व्हाइट पर्ल ट्रेजरी चला गया, जो प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय से कुछ 100 मील की दूरी पर था। फिर से तुम ही हो? सू यांग को वहां आकर एक वृद्ध व्यक्ति का आश्चर्य हुआ। उसने सोचा कि सू यांग ने अब तक शुद्ध यांग फूल खा लिया है, फिर भी वह बिल्कुल ठीक लग रही है। नहीं, वह थोड़ा अलग दिख रही थी कि उसके बारे में कुछ गहरा था। शुद्ध यांग फूल का क्या हुआ? क्या आपने आखिरी बार अपना मन बदल लिया? मैंने यहाँ व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में रिटर्न स्वीकार नहीं किया, क्या आप जानते हैं? बूस्टमैन ने कहा, अगर सू यांग अस्त्र मांगना चाहता हो। सू यांग ने शांति से कहा, मैं यहाँ एक तलवार और कुछ सोने के लिए आया हूँ। तलवार और सोना? तलवार ऐसी चीज की आवश्यकता क्यों है? मुझे एक मिशन स्वीकार करना होगा क्योंकि मेरे लिए कुछ शिकार का शिकार करना होगा। यात्रा लंबी होगी और समय पर मेरी रक्षा के लिए कम से कम एक हथियार की आवश्यकता होगी। सू यांग की योजना ने बॉटम व्यक्ति को भ्रमित कर दिया। वह शुद्ध यांग फूल क्यों प्राप्त करेगा और फिर कुछ दिन बाद शिकार पर निकलेगा? किताब के दिमाग में कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। आप किसका शिकार कर रहे हैं? बूचर ने सहज भाव से पूछा। वरिष्ठ, पूरे सम्मान के साथ, मैं जल्दी में हूँ। मुझे याद नहीं है कि व्हाइट पर्ल ट्रेजरी ने कभी मेरे जैसे बाहरी कोर्ट के शिष्यों की इतनी चिंता की हो। सू यांग ने कहा, उनका गाना अभी भी हमेशा की तरह है। आप? वृद्ध व्यक्ति सू यांग की असभ्य दलित से स्पष्ट रूप से क्रोधित था, लेकिन उसने कुछ भी नहीं कहा और केवल नरहेन चैड ली। एक क्षण के बाद उन्होंने संयमित स्वर में कहा, आप सही कह रहे हैं। मैं अनुचित हूँ। मुझे आपके व्यवसाय में शामिल होने की कोई आवश्यकता नहीं है। आपको किस प्रकार की तलवारें चाहिए? सामान्य तलवारों की कीमत लगभग 5 होगी। प्रीमियम अंक? सोने के बारे में क्या? एक सोने के लिए 10 प्रीमियम अंक होंगे। सिर्फ एक सामान्य स्टील की तलवार से काम चल जाएगा। जहां तक सोने की बात है, मुझे 10 सोने चाहिए। सू यांग ने उसे शुद्ध यांग फूल खरीदने के बाद बचे हुए थोड़े से प्रीमियम अंक सौंप दिए और अब वह फिर से टूट गया है। मैं अभी वापस आऊंगा, बूढ़े व्यक्ति ने यह पुष्टि करने के बाद कहा कि यह सही मात्रा थी। कुछ क्षण बाद बूढ़ा व्यक्ति काले चमड़े की म्यान में तलवार और एक छोटे भूरे रंग के बैग के साथ लौटा। सू यांग ने आइटम स्वीकार कर लिए और उसके तुरंत बाद चले गए। सू यांग के कुछ मिनटों के लिए गायब हो जाने के बाद बूढ़े व्यक्ति ने प्रतिस्थापन के लिए बुलाया और मिशन हॉल में गायब हो गया। बुजुर्ग जाओ। जब मिशन हॉल में बुजुर्गों ने बूढ़े व्यक्ति की उपस्थिति देखी तो वे सभी खड़े हो गए और सम्मान से झुक गए। क्या सू यांग नाम का एक बाहरी दरबार का शिष्य आज किसी मिशन के लिए यहाँ आया था? बुजुर्ग झाओ ने फिर गंभीर भाव से पूछा। सू यांग, उसने कुछ मिनट पहले ही थंडर वैली के लिए एक शिकार मिशन स्वीकार किया था, सू यांग को लॉगबुक में दर्ज करने वाले ने कहा। थंडर वैली में शिकार? वह स्थान जहां लाइटनिंग कैट्स हाल ही में उग्र रूप से भाग रही हैं। प्राथमिक आत्मा क्षेत्र के तीसरे स्तर पर कोई व्यक्ति इस तरह के असंभव मिशन को क्यों स्वीकार करेगा? बुजुर्ग झाओ ने विचार किया। मुझे वह लॉगबुक देखने दो, उसने वरिष्ठ प्रभारी से कहा। ये लीजिए एल्डर झाओ। मुझे देखने दो, प्रथम स्तर का गहन आत्मा क्षेत्र। बुजुर्ग झाओ लॉगबुक देखने के बाद जोर जोर से चिल्लाने से खुद को नहीं रोक सके। ऐसा लग रहा था जैसे उन्होंने अभी अभी कोई भूत देखा हो। उनकी तेज आवाज ने मिशन हॉल के अंदर सभी को चौंका दिया। क्या लॉगबुक में कुछ गड़बड़ है एल्डर झाओ? बुजुर्ग ने चिंतित चेहरे से पूछा। हालांकि एल्डर झाओ केवल लॉगबुक को घूरता रहा जैसे कि वह अचंभे में था।
वह संभवतः पहले गहन आत्मा क्षेत्र में कैसे हो सकता है, जबकि वह 2 सप्ताह पहले ही तीसरे स्तर के प्राथमिक आत्मा क्षेत्र में था। बुजुर्ग झाओ को अचानक एहसास हुआ कि जब उसने सू यांग को देखा तो उसे एक अजीब सी अनुभूति क्यों महसूस हुई। हालांकि यह बमुश्किल पहचानने योग्य था, यह एक गहन आभा थी जिसे केवल गहन आत्मा क्षेत्र का कोई व्यक्ति ही उत्सर्जित कर सकता था, कुछ ऐसा जो शुद्ध यांग फूल प्राप्त करने से पहले उसमें मौजूद नहीं था। वह बच्चा वास्तव में शुद्ध यांग फूल का सफलतापूर्वक उपभोग करने में कामयाब रहा, जिसे मैं भी आजमाने की हिम्मत नहीं कर सकता था। उसकी खेती का आधार भी इसके कारण बढ़ गया। जब एल्डर झाओ को सच्चाई का पता चला तो वह अंदर तक हैरान रह गए। प्राथमिक आत्मा क्षेत्र का एकमात्र बाहरी दरबार का शिष्य शुद्ध यांग फूल का उपभोग कैसे कर सकता है, जबकि उसे एक पृथ्वी आत्मा क्षेत्र विशेषज्ञ को भी इसका उपभोग करने में कठिनाई होगी। मेरे साथ खिलवाड़ किया गया है। वह हरामी सू यांग कितना चालाक छोटा बच्चा है। वह कौन था जिसने कहा था कि वह एक अक्षम मूर्ख था? वह आदमी एक राक्षस है। मुझे जितनी जल्दी हो सके संप्रदाय के आकाओं को इसकी सूचना देनी होगी। बुजुर्ग झाओ ने लॉगबुक के प्रभारी बुजुर्ग को घूर कर देखा और कहा, जब तक मैं तुम्हें न बताऊं, लॉगबुक किसी और को मत दिखाओ। यह एक सीधा आदेश है। हाँ, बुजुर्ग झाओ। उसके बाद एल्डर झाओ जल्दी से मिशन हॉल से चले गए, जिससे वहां मौजूद सभी लोग हैरान रह गए। महान बुजुर्ग झाओ को इतना क्रोधित करन आखिर यह सू यांग कौन है? वहां संप्रदाय के बुजुर्ग चुपचाप मन ही मन आश्चर्य करते रहे। मुझे आश्चर्य है कि क्या वह बूढ़ा आदमी अब तक इसका पता लगाने में कामयाब रहा। जब सू यांग सामने वाले गेट के पास पहुंचा तो उसे आश्चर्य हुआ जो उसे बाहरी दुनिया की ओर ले जाएगा। जब वह व्हाइट पर्ल ट्रेजरी में था तो उसे पता था कि एल्डर झाओ पूरे समय उसकी जांच कर रहा था, लगभग ऐसे जैसे वह उसकी जांच कर रहा हो। ये सिर्फ एक शुद्ध यांग फूल है, फिर भी वे इसका इलाज कर रहे हैं जैसे कि यह किसी प्रकार की दिव्य औषधि है। अय्या, क्या दर्द हो रहा है? सू यांग ने खुद से आह भरी। रुको, तुम्हें क्या लगता है कि तुम कहाँ जा रहे हो? आउटर कोर्ट शिष्य। प्रवेश द्वार पर खड़े गार्डों ने सू यांग को आते देखा तो उन्हें रोक दिया। थंडर वैली में मेरा व्यवसाय है। सू यांग ने उन्हें मिशन हॉल से प्राप्त मिशन दिखाया। गार्डों ने मिशन पेपर पर स्टाम्प की जांच की और स्टाम्प की प्रामाणिकता की पुष्टि की। बहुत अच्छा, वहां सुरक्षित रहो। उन्होंने गेट खोला और सू यांग लापरवाही से बाहर चली गई और जल्द ही गार्डों की नजरों से ओझल हो गई। अध्याय 38 स्विफ्ट फेदर सिटी। संप्रदाय से बाहर होने के बाद सू यांग ने वैशाली शहर की ओर अपना रास्ता बनाना शुरू कर दिया। उनकी यादों में स्विफ्ट फेदर शहर का नाम एक जगह था। ये प्रोफाउंड ब्लॉसम समुदाय से पैदल दूरी केवल 2 दिन की दूरी पर थी, लेकिन सू यांग ने अपनी खेती के लिए साधन का उपयोग किया था, इसलिए स्विफ्ट फेदर सिटी तक पहुंचने में उन्हें केवल कुछ घंटे की दूरी थी। एक बार जब वह शहर में प्रवेश करता है तो सू यांग शहर के प्रवेश द्वार पर गार्ड के पास पहुंच जाता है। जब गार्डों ने देखा कि सू यांग अपनी ओर आ रही है तो उन्होंने एक दूसरे को अजीब तरह से देखा, मानो वे उसे वहां देखकर आश्चर्यचकित हो गए। सू यांग ने गार्डों से मिल रही अजीब अंतर्विरोधों पर ध्यान दिया और पूछा, क्या कोई समस्या है? नहीं, बस इतनी सी बात है कि बहुत कम दूरी होने के बावजूद हम प्रोफेसर ब्लाउंडोसम संप्रदाय के शिष्यों को देख रहे हैं। गार्ड ने उससे बात की। आज आप स्विफ्ट फेदर सिटी में क्या लाए हैं? दूसरे गार्ड से पूछा। अपनी यात्रा जारी रखने से पहले बस थोड़ा रुक रहा हूँ। क्या ऐसा है? खैर, आप प्रसिद्ध प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य हैं, हम आपसे अनुरोध करते हैं कि कोई शुल्क न लें। आमतौर पर आपको 10 टिकटों के सिक्कों का भुगतान करना होगा, ठीक है? सू यांग ने तुरंत शहर में प्रवेश करने से पहले अपना धन्यवाद दिया। जब सू यांग चली गई तो गार्डों ने उदास होकर उसे भारी बना दिया। प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय कितना प्रिय है। अपने सर्वोच्च रूप के साथ वह शायद पूरे दिन सुंदरियों के साथ खेलता है। काश मैं एक शिष्य होता है। इसके बारे में भूल जाओ। अपने बदसूरत रूप के कारण तुम्हें शायद नौकरों के पालतू जानवर के रूप में भी स्वीकार नहीं किया जाएगा, नौकर के रूप में तो दूर की बात है। आपने क्या कहा? आप ऐसे बोलते हैं जैसे कि आपके पास अपने कुत्ते के चेहरे के साथ अंदर आने का मौका है। बोलने से पहले दर्पण में देखें। इसके बाद गार्ड आपस में बहस करने लगे। सू यांग लापरवाही से शहर में घूमती रही। वह जगह साफ सुथरी और जीवंत थी और बहुत से लोग सड़कों पर बनी दुकानों में आ जा रहे थे। ऐसा लग रहा था कि वहां हर कोई अपने काम से काम कर रहा था, लेकिन जब उनकी आंखों को अचानक सू यांग की उपस्थिति का पता चला तो वे सभी चकित भाव से उसे देखने लगे। ऐसा लग रहा था मानो जैसे ही उन्होंने सू यांग का सुंदर चेहरा देखा, वे दूसरी ओर देख ही नहीं पाए। निस्संदेह सू यांग की शक्ल बहुत ही आकर्षक थी, गंदी चट्टानों से घिरे चमचमाते रत्न की तरह। यहाँ तक कि प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के भीतर भी, जहाँ हर कोई सुंदर और सुंदर था, उसकी उपस्थिति को दुर्लभ माना जाता था। और स्वाभाविक रूप से असाधारण पृष्ठभूमि वाला ऐसा सुंदर युवक आसानी से लोगों का ध्यान आकर्षित करेगा, चाहे वह कहीं भी जाए, विशेष रूप से नश्वर लोगों से भरे स्थान पर, जो सू यांग जैसे किसी व्यक्ति के लिए उपयोग नहीं किया जाता है, जिसकी इतनी जबरदस्त उपस्थिति है।
सू यान को इस प्रकार की घूरने की आदत थी क्योंकि उसके पिछले जीवन में भी ऐसा ही था। चाहे वह कहीं भी जाता, ऐसी ही निगाहें उस पर टिकी रहती। अचानक एक युवा सुंदरी जो 18 साल की लग रही थी, अपने गालों पर 2 गुलाबी घेरे लिए हुए उसके पास आई। क्या आप प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्य हैं? उसने डरपोक स्वर में उससे पूछा। सू यांग मुस्कुराए और सिर हिलाया। क्या तुम्हें मुझसे कुछ चाहिए? उसके इरादों को पहले से ही जानने के बावजूद उसने पूछा। उसकी मनमोहक मुस्कान देखकर उसके गालों की लाली और गहरी हो गई। क्या आपके पास अभी कोई खाली समय है? कुछ ऐसा है जिसके बारे में मैं आपसे बात करना चाहती हूँ। हो सके तो अकेले में, उसने डरपोक आवाज में कहा। उसकी निगाहें जोश से चमक रही थीं। जब आसपास खड़े लोगों ने उसका अनुरोध सुना तो उनके जबड़े लगभग आश्चर्य से फर्श पर झुक गए, ये सोचकर कि यह युवती सार्वजनिक रूप से कितनी धूर्त और बेशर्म है। हालांकि वह अपने अनुरोध में स्पष्ट नहीं थी, फिर भी कोई मूर्ख भी बता सकता है कि उसका असली मकसद क्या था। यदि यह कोई और होता तो वे अपने दिमाग में जरा भी संदेह किए बिना उसकी रणनीति के झांसे में आ जाते और इस युवा महिला का अनुसरण करते। लेकिन अफसोस, सू यांग इस प्रकार की स्थिति में आकाशगंगा जितना विशाल अनुभव रखने वाला व्यक्ति था। यहाँ तक कि अपने पिछले जीवन में भी इस युवा महिला जैसे मनुष्यों के लिए किसानों के पास उनकी मदद के बदले में अपने शरीर की पेशकश के रूप में जाना बेहद सामान्य था, क्योंकि यह कीमती सामान और कनेक्शन हासिल करने का एक आसान तरीका था। नरक, अधिक भाग्यशाली लोग स्वयं कृषक भी बन सकते हैं। मुझे खेद है, लेकिन मुझे कहीं जाने की जल्दी है। अगर आपको कोई आपत्ति नहीं है तो आप मुझे क्यों नहीं बताते कि आपको यहाँ क्या कहना है? सू यांग ने कहा, जिसने अपनी भावनाओं में बमुश्किल कोई बदलाव दिखाया। युवती ने चेहरे पर आश्चर्यचकित भाव से उसकी ओर देखा। वह एक ऐसे संप्रदाय से था जो हर दिन अश्लील हरकतें करता था, जैसे कि यह सामान्य बात हो, फिर भी उसने उसे इतनी आसानी से मना कर दिया। उसने सिर क्यों नहीं हिलाया और चेहरे पर मुस्कान लेकर उसका पीछा क्यों नहीं किया जैसा कि उसने सोचा था? कुछ नहीं, तो मैं खुद को माफ कर दूंगा। जब सू यांग बड़ी शालीनता से सड़कों पर फूलों की खुशबू छोड़ती हुई चली गई तो युवा महिला पत्थर की मूर्ति की तरह खड़ी रही। जब सू यांग पूरी तरह से दृश्य से गायब हो गई तो वहां खड़े लोगों ने जोर से आह भरी। बस उस पर एक नज़र डालें और आप बता सकते हैं कि वह उच्च मानकों वाला व्यक्ति है। वह एक ऐसी जगह से है जहां अद्वितीय सुंदरियां मक्खियों की तरह आम हैं। आप संभवतः प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के शिष्यों के साथ प्रतिस्पर्धा कैसे कर सकते हैं, युवा? जब ईसा ने अपनी लोगों की बातें बताईं, जो स्पष्ट रूप से उनके टास्कर के लिए थीं, तो फेस शर्मिंदगी से लाल हो गईं। वह अब वहां नहीं रहना चाहती थी, वह मुड़ी और भाग गई। अध्याय 39। एक जीवंत रेस्तरां। कुछ देर से चलने के बाद सू यांग ने ब्रेक लेने का निर्णय लिया। उन्होंने बेतरतीब ढंग से एक रेस्तरां का चयन किया और दिखाया। अंदर कदम रखने से पहले ही उनकी उपस्थिति ने तुरंत इमारत के अंदर मौजूद सभी लोगों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित कर लिया। वाई यंग मास्टर, मैं स्टोव का मालिक हूँ, आज कहाँ लोग आएंगे? सू यांग का स्वागत सामान्य नौकरों के बजाय स्टोव के मालिक ने किया। मैं अकेला हूँ, वह उस स्थान के अंदर कदम ही उत्तर दिया। अगर किसी व्यक्ति के लिए यंग मास्टर की तरह बहुत सारे दोस्त हैं तो मैं सबसे पहले माफ़ी मांगता हूँ। मुझे मीठी मीठी बातें करने से रोकें और बस मुझे एक टेबल दे दें, कोई भी टेबल काम करें। सू यांग ने उसे टोक दिया, जिससे दुकान के मालिक ने तुरंत अपना मुंह बंद कर लिया। चिंता के कारण उसकी हथेलियां की दुकानें बंद हो गईं। युवा मास्टर कहाँ जा सकता है? थोड़ी देर बाद दुकान के मालिक ने कहा। सू यांग ने सिर हिलाया और कोने से एक खाली जगह मांगी। वह बैठ गया और मेनू को देखा, जो कि प्लास्टिक और प्लास्टिक की टाइलों के निशान से ढका हुआ था। ऐसा लग रहा था कि मानो स्टोव इसे छोड़कर की जहमत नहीं उठा सकता। जब स्टोव के मालिक ने सू यांग को गैलरी मेनू से बहुत ध्यान से देखा तो उसका दिल डर गया और उसके गले से बाहर निकल गया। वाई यंग मास्टर, मैं गूगल मेनू के लिए माफ़ी चाहता हूँ। हमारा व्यवसाय अच्छा खराब है, दुकान के मालिक ने कहा। हालांकि सू यांग चुप रहे। पुराना मेनू और उबड़-खाबड़ दिखने वाली जगह ने उसे जरा भी परेशान नहीं किया। इसके बजाय वास्तव में उसे सहज महसूस हुआ। मुझे आपके घर की बनी चाय का एक पॉट और आपके मेनू में सभी सामग्रियों की एक प्लेट शामिल होनी चाहिए। स्टोव के मालिक ने जब सू यांग का ऑर्डर सुना तो उसने विस्मय से भरी बड़ी बड़ी आंखों से सू यांग की ओर देखा, मानो उसे अपने सिर पर विश्वास ही नहीं हो रहा हो। वह वास्तव में मेनू पर सब कुछ चाहता था। वहाँ कम से कम 20 अलग अलग व्यंजन थे। और अभी स्टोव के मालिक ने इधर उधर भटकने की बात नहीं कही और एक जनरल की तरह के रसोइयों को ऑर्डर देने के लिए रेसिपी में भाग लिया। बहुत कम ही उनके रेस्तरां में दर्शन के रूप में क्रांतिकारी आए थे। प्रतिष्ठित प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के किसी शिष्य की तो बात ही छोड़ दो। कुछ भी हो, वह इतनी गहन उपस्थिति वाले किसी भी व्यक्ति को निराश नहीं कर सकता था, क्योंकि वह लक्ष्यों से डरता था। इस बीच सू यांग ने अपने दिमाग को सुरक्षित करने में समय लगाया। कितना समय हो गया था जब मैं पिछली बार सस्ते लकड़ी के बर्तनों में से एक पर रुका था? पिछली बार जब मैंने उस स्ट्रॉ रेस्तरां के अंदर कदम रखा था।
सुयान को वो यादें तब याद आई जब वह अपने पिछले जीवन में अधिक आदि रूप से अपनी युवावस्था में एकमात्र नश्वर थीं। जब वह अभी भी नश्वर थी तो वह अक्सर अपने परिवार के साथ इस प्रकार के रेस्तरां में आती थी। हालांकि जब से वे क्रांतिकारी बने के लिए अपने परिवार को बर्खास्त कर दिया, तब से इस प्रकार के स्थानों पर जाने की संख्या में भारी कमी आई, यहाँ तक कि एक बार जब वे अमर हो गए तो स्थायी रूप से रुक गए। जैसे ही सुयांग ने वहां विश्राम किया और अपने पिछले जीवन को याद किया, रेस्तरां में मौजूद लोग लगातार उसकी ओर एक दूसरे को देखकर फुसफुसा रहे थे। कितना सुंदर युवक है, अगर मैं कर सकूं तो बिना किसी संदेह के उसे अपनी आंखों पर पट्टी बांध कर रख दूं। क्या प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के सभी लोग इतने सुंदर हैं? काश मैं वहां का शिष्य होता हूं। वहां महिलाएं एक दूसरे को अपनी अपनी काल्पनिक तस्वीरें दिखाती हुई हंस रही थीं, जबकि पुरुष मित्र में बड़ा बड़ा कर रहे थे। बाकाइयों में जाओ, सिर्फ इसलिए कि वह बाकियों की तुलना में थोड़ा अधिक सुंदर पैदा हुआ था। अरे, स्वर्ग इतना दर्जा क्यों है? क्या पहले से ही इतनी साम्यता है कि मैं सुंदर पैदा नहीं हुआ? क्या तुमने मुझे उसे किसी को देखने की पूरी जानकारी क्यों दी? क्या तुम एक पुरुष के रूप में मेरे दोस्त को चकनाचूर करने की कोशिश कर रहे हैं? आसपास के लोगों की बातें सुनकर सुयांग छोटी मुस्कुराया। हालांकि वे सभी फुसफुसा रहे थे, सुयांग के बुलबुले में यह इतना स्पष्ट था कि ऐसा लग रहा था मानो वे सीधे अपने बुलबुले में बोल रहे हों। जल्द ही स्टोव का मालिक अपने पीछे कई नौकरों के साथ लौट आया, जिसमें से हर एक अपने साथ पॉटी लेकर आया था, और सभी टेबलों को फिट करने के लिए टेबल बहुत छोटी थी। दुकान के मालिक ने एक साथ कुछ खाली टेबलें बनाकर एक बड़ी टेबल बना दी। ये सब के लिए कितना है? सुयांग ने स्टोव के मालिक से पूछा। युवा मास्टर को कीमत के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है और वह कर सकता है। सुयांग ने अपने वाक्य के बीच में ही भारी और अपने लेसे से एक सोने का आउटलेट और उसे स्तब्ध स्टोव के मालिक को वापस दे दिया। परिवर्तन रखें, लेकिन मुझे एक कृपया और जल्दी हो सके इन वॉलपेपर मेनू को नए से बदल दें। इसके अलावा मैं यहाँ सभी महिलाओं को भोजन की इच्छा वाले दर्शन प्रस्तुत करता हूँ। वे जो उन्हें निर्देशित करते हैं यह मेरे लिए होगा। सुयांग के शब्दों ने न केवल स्टोव मालिक बल्कि रेस्तरां में मौजूद सभी लोग हतप्रभ रह गए। वह कितना अमीर था कि उसने इतनी आसानी से एक सोने का सिक्का दे दिया। भले ही सुयांग को मेनू पर सब कुछ 5 बार भी ऑर्डर करना पड़े, फिर भी उसे आधे सोने के सिक्के की आवश्यकता नहीं होगी। अरे, यहाँ तक कि रेस्तरां भी हर साल केवल कुछ सोने के सिक्के ही कमाता है। जब कमरे में मौजूद महिलाओं ने सुना कि सुयांग उनके साथ कुछ भी कर रहा है, तो उन्हें अपनी सीटों से उठकर उसे एक जोरदार चुंबन देने की इच्छा हुई। सुयांग ने फिर जोर से कहा, जब हम यहाँ हैं तो आप सभी मेरे साथ क्यों नहीं बैठते ताकि हम थोड़ी बातचीत कर सकें? वहाँ काफ़ी जगह है और मैं इस जगह के बारे में और अधिक जानने की कोशिश कर रहा हूँ क्योंकि यह मेरी जगह है, पहली बार संप्रदाय से बाहर। जैसे ही सुयांग ने अपनी मेज पर उनकी उपस्थिति के लिए अनुरोध किया, उस स्थान की लगभग हर महिला खड़ी हो गई और सबसे अच्छी सीटों के लिए हाथापाई करने लगी, जो कि 2 सीटें थीं जो सीधे सुयांग के बगल में थीं। शांत हो जाओ, मैं जल्द ही कहीं नहीं जाऊंगा। सुयांग उनकी हरकतों पर मुस्कुराई, जिससे वे शर्मिंदगी से लाल हो गए। इस प्रकार कुछ हद तक मृत रेस्तरां अचानक एक जीवंत जगह में बदल गया। अध्याय 44 महान परिवार। सुयांग के चारों ओर 6 महिलाएं ज्वेलरी हाउस के साथ रहती थीं। उनमें से सभी लैंड शराब पी रहे थे, यदि वे अधिक उम्र के थे, लेकिन चूंकि वे कोई भी क्रांतिकारी नहीं थे, वे वास्तव में उनकी उम्र की तरह दिखते थे। लेन शराब पीने के विपरीत, जो अपनी वृद्धावस्था के बावजूद अभी भी एक युवा थे, महिला जैसी दिखती थी। छोटा भाई, विवाह की उम्र क्या है? उनमें से एक ने सुयांग से आकर्षक स्वर में पूछा। मैं 16 साल का हूँ, उन्होंने सहजता से उत्तर दिया। इतना छोटा? जिस तरह से आप खुद को संभालते हैं, मैंने कभी अनुमान नहीं लगाया था। आपका आचरण इतना बड़ा है कि मुझे लगा कि आप बहुत बड़े हैं। आप निराश हैं? सुयांग ने पूछा। हे, बिल्कुल नहीं। भले ही आप केवल 16 साल के हों, फिर भी आपको वयस्क माना जाएगा। आपका क्या नाम है? जियोयांग। सुयांग ने मन ही मन सोचा कि यह सबसे अच्छा होगा यदि वह संप्रदाय के बाहर अपनी असली पहचान तब तक प्रकट न करे जब तक वह कुछ अज्ञात के बारे में निश्चित न हो जाए। आप कहाँ से हैं, जियोयांग? मैं प्रोफाउंड ब्लॉसम संप्रदाय के अंदर पैदा हुआ था। वाह, तुम्हें एक संप्रदाय के अंदर जन्म दिया गया। सुयांग उसकी आश्चर्य पर छोटी सी मुस्कुराहट। मेरे बारे में बहुत कुछ हो गया। मैं बाहरी दुनिया के बारे में और जानना चाहता हूँ, क्योंकि यह पहली बार है जब मैं बाहर हूँ। आप क्या जाने? मुझे इस पूर्वी महाद्वीप के बारे में बताओ, सुयांग ने कहा। ठीक है, यह एक बहुत बड़ा महाद्वीप है। मैंने सुना है कि यदि आप क्रांतिकारी नहीं हैं तो एक बच्चे से दूसरे बच्चे तक की यात्रा करना असंभव है। पूर्वी महाद्वीप को 4 अलग अलग क्षेत्रों में विभाजित किया गया है, प्रत्येक पर एक महान परिवार का शासन है। सुयांग ने उस महिला की ओर देखा जिसने महान परिवारों का उल्लेख दिलचस्पी से किया। चाय पीते हुए उन्होंने कहा, मुझे 4 क्षेत्रों और उनके महान परिवारों के बारे में और बताएं। 4 महान परिवार खेती और नश्वर दुनिया दोनों में दिग्गज हैं।
उनमें से प्रत्येक एक समान मात्रा में भूमि को नियंत्रित करता है और वे खेती के लिए असामान्य प्रतिभा वाले प्रतिभाशाली लोगों को पैदा करने के लिए जाने जाते हैं। उनकी प्रसिद्धि और सैन्य कौशल के अलावा कुछ भी नहीं है, उनके बारे में और भी बहुत कुछ पता है, खासकर ऐसी जगह पर तो नहीं। क्या आप इन 4 महान परिवारों के नाम जानते हैं? अगर मुझे सही याद है, फैंग परिवार पश्चिमी क्षेत्र पर शासन करता है, लॉन्ग परिवार पूर्वी क्षेत्र में, जियांग परिवार दक्षिणी क्षेत्र में और अंत में ये फिर क्या था? सू परिवार, एक अन्य महिला ने कहा, वे उत्तरी क्षेत्र पर हावी हैं। वैसे हम वर्तमान में फैंग परिवार द्वारा शासित पश्चिमी क्षेत्र में हैं। सू परिवार, उस परिवार का उपनाम सुनते ही सू यांग की भौहें तन गईं। कैसा संयोग है कि उनका उपनाम भी उनके जैसा ही है। हाँ, और यद्यपि माना जाता है कि सभी 4 महान परिवारों के पास समान मात्रा में सैन्य शक्ति है, अफवाहें हैं कि सू परिवार वास्तव में चारों में सबसे मजबूत हो सकता है। क्या ऐसा है? सू यांग ने विचारशील भाव से बुदबुदाया। हालांकि उसने संप्रदाय में पैदा होने के बारे में झूठ बोला था, लेकिन वास्तव में उसे इस बात का कोई सुराग नहीं था कि वह मूल रूप से कहाँ का रहने वाला है। पिछले सू यांग से उन्हें जो भी यादें मिली थीं, वे संप्रदाय में शामिल होने के 1 साल बाद की थीं। बाकी को एक दीवार से अवरुद्ध कर दिया गया था, लगभग ऐसा जैसे कि उन्हें जबरदस्ती दबा दिया गया हो। क्या हुआ, छोटे भाई? ऐसा लगता है कि आप बाकियों की तुलना में इस सू परिवार में अधिक रुचि रखते हैं। मैंने पहले भी कुछ शिष्यों को उनके नाम का उल्लेख करते सुना है। सू यांग ने कहा, क्या आप जानते हैं कि वे कहाँ स्थित हैं? उसने जारी रखा, सभी 4 महान परिवार प्रत्येक क्षेत्र की राजधानी में तैनात हैं। मुझे मत बताओ कि छोटा भाई उनसे मिलने की योजना बना रहा है, किसी ने मजाकिया लहजे में कहा। शायद। सू यांग ने अपनी चाय रखी और मेज के आसपास मौजूद लोगों को हतप्रभ करते हुए मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, अन्य महाद्वीपों के बारे में क्या? उसने अचानक उनसे पूछा। जब सू यांग ने अन्य महाद्वीपों का उल्लेख किया तो उन्होंने हैरान भाव से एक दूसरे की ओर देखा। ठीक है, इस तथ्य के अलावा कि हर महाद्वीप जैद सागर नामक एक विशाल समुद्र से अलग होता है, हम वास्तव में उनके बारे में कुछ भी नहीं जानते हैं। जैद सागर, सू यांग ने तुरंत भौहें चढ़ा दीं। पिछले जन्म में उसने चारों लोकों की यात्रा की थी, फिर भी वह इस नाम से अपरिचित था। शायद वह अब अपने पिछले जीवन की तरह स्वर्ग के नीचे नहीं था। जब टेबल के आसपास मौजूद लोगों ने सू यांग के चेहरे पर दर्द भरे भाव देखे तो उन्हें पता चल गया कि कुछ गड़बड़ है। उन्हें उसे सांत्वना देने का मन हुआ, लेकिन वे नहीं जानते थे कि जैद सागर के बारे में सुनकर वह अचानक दुखी क्यों हो गया। अपने प्रिय को फिर से न देख पाने के विचार से सू यांग को बहुत दुख हुआ। हालांकि वह इतनी आसानी से हार मानने को तैयार नहीं था, तब तक नहीं जब तक उसके पास इस बात का पक्का सबूत न हो कि वे अब इस दुनिया में मौजूद नहीं हैं। जब सू यांग ने अजीब सी खामोशी देखी तो वह मुस्कुराया और कहा, मैं अपने विचारों में खोया हुआ था, मैं क्षमा चाहता हूँ। आपको माफ़ी मांगने की कोई ज़रूरत नहीं है, हम समझते हैं। जिस किसी भी कारण से आपको इतना दुख दिखाना पड़ा, मुझे आशा है कि वह दूर हो जाएगा। उन्होंने उससे कोमल स्वरों में कहा, ऐसा लग रहा था जैसे माँ किसी दर्दनाक अनुभव के बाद अपने बच्चे को सांत्वना दे रही हो। सू यांग ने सिर हिलाया और वे हंसते मजाक करते हुए खाना खाते रहे, मानो वह अजीब क्षण कभी आया ही न हो। सू यांग को महिलाओं के साथ अपनी मेज और भोजन साझा करने में कुछ घंटे जल्दी ही बीत गए और आखिरकार उसने मेज से सारा खाना साफ करने के बाद अलविदा कह दिया। जब से मुझे अजनबियों के साथ टेबल साझा करने में इतना मज़ा आया है, ये हमेशा से रहा है। सू यांग ने अपने दिल में एक ताजगी भरा एहसास लेकर रेस्तरां छोड़ दिया।